किसी ने आपसे कहा है कि यार मेरा तो नाई भी नहीं पकड़ पाया कि मेरे बाल नकली थे? हाँ, ये बात तो बहुत कॉमन है। नकली तो नहीं बोलूंगी मैं, ट्रांसप्लांटेड थे ये बोल ओके। हेयर ऑयलिंग से कुछ खासा में फायदा नहीं हाँ हो रहा जी, है? इंडिया के अलावा बाकी सब देशों में कहीं पे हेयर ऑयल लगाने का कोई प्रचलन नहीं है, आदत नहीं है। रोज बाल धुलना इज ओके, या फिर हफ्ते में 2 बार धुलें, या ऑल्टरनेट हेयर वॉश करें? दर्द होता है एक्चुअली में हेयर ट्रांसप्लांट में? देखिए दर्द, मैंने जैसे कि बताया, इसको एक सर्जरी ही समझा जाए। हाँ। दर्द तो डेफिनेटली होता है। जैसे Okay. आपने कभी अगर पीआरपी कराया हो तो, क्योंकि हम इंजेक्शंस देते हैं। क्या हेयर ट्रांसप्लांट में भी फेलियर होते हैं? अगर सर्जरी के टाइम हेयर रूट डैमेज हो गई है या फिर क्रश हो गई या फिर ड्राई हो गई, देन येस द ट्रांसप्लांटेड हेयर माइट नॉट ग्रो। सलमान खान जी की हेयर लाइन सबसे ज़्यादा फेमस है, हर किसी को वैसे ही हेयर लाइन चाहिए होती है। मैन में आई वुड से शाहरुख खान जी के बाल बहुत अच्छे हैं, शाहिद कपूर जी के बहुत अच्छे हैं। विमेन में आई वुड से करीना कपूर हैज़ वेरी गुड हेयर। क्या ग्रे हुए बाल वापस ब्लैक हो सकते हैं या ओरिजिनल कलर में वापस जा सकते हैं? हेयर ग्रोथ सीरम ये मिरेकल है या सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है? ना तो मिरेकल है ना मार्केटिंग गिमिक है। इट इज़ इफेक्टिव प्रोवाइडेड इट कंटेन्स द राइट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ट्रांसप्लांट किए हुए बाल भी हेयर फॉल का शिकार हो सकते हैं क्या? हेलो, मैं हूं निहारिका, आप देख रहे हो हाइप बाय निहारिका, और आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरिका बंसल। अब इनके बारे में क्या खासियत है? देखो, इनके पास ना जादुई शक्तियां हैं, ये आपके बालों को ना बेहद खूबसूरत बना सकती हैं। तो अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है, कोई और हेयर कंसर्न है, बाल्डनेस है, तो भाई ये आप पॉडकास्ट एंड तक देखना, बिकॉज शी इज वन ऑफ इंडियाज लीडिंग हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स। और इनकी क्लाइंट लिस्ट, और हो सकता है इंस्टाग्राम पर आपकी जो फॉलोइंग लिस्ट है उसमें बहुत सारे कॉमन लोग निकल आए। तो यहाँ पर आपको कोई फीस नहीं देनी है, फ्री का कंसल्टेशन होने वाला है, मजा आने वाला है, फुल पैसा वसूल। तो सबसे पहले तो वेलकम कर लेते हैं। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। Thank you Niharika and welcoming me on your channel Hype, and I'm really honored. थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप हमें बताइए, हमें ये जानना है कि कितने सालों से आप ये कर रहे हो? 2009 से। 2009 After I completed my post graduation, so तब से I am practicing. So but basically I am a dermatologist, मैं एक skin specialist हूँ। Hair transplant exclusively 2014 से मैं purely hair transplant कर रही हूँ। मैंने skin का practice more or less छोड़ दिया है। ओके। एंड जब आपने शुरू किया था 2009 एंड कट टू 2025, कितने केसेस आपने इंक्रीज देखा है? बिकॉज आई एम श्योर उस टाइम पे क्या उतने केसेस होते थे जितने आज हम देखते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के? देखिए, जो रिक्वायरमेंट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट है, बिकॉज जो बॉल्डनेस या गंजेपन की समस्या जो मेन में है पहले भी इतनी थी, अगर आप आज से 50 साल पहले भी जाएंगे, बट पहले सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं थे। पहले इसके बारे में क्योंकि सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं थे, लोग इतना बॉदर ही नहीं करते थे। तो बट अभी बिकॉज सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं प्रिवेंशन के भी, और अगर कोई बॉल्ड हो जाता है तो उसको रिवर्स करने के भी, बिकॉज सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, तो इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट प्रैक्टिस हैज़ बिकम मच मोर प्रेवलेंट नाउ। बट अर्लियर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ डॉक्टर एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी भी उतनी इवॉल्व नहीं हुई थी, तो उस समय पे हेयर ट्रांसप्लांट के केसेस कम होते थे, बट बॉल्डनेस की समस्या उतनी ही थी। ओके। एंड जब हम डॉक्टरी की बात करते हैं या कोई डॉक्टर बनने जाता है, तो लोगों को ना सर्जन से याद आता है कि कम से कम मतलब ऐसा हो कि ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं, बॉडी में कहीं कट लग रहा है, कुछ बहुत ही ऐसा डिफ़िकल्ट सा हो रहा है। लेकिन जब हम लोग ब्यूटी साइड पे चले जाते हैं, डर्मैट साइड पे चले जाते हैं, तो उसमें एक अलग परसेप्शन है उसको लेकर। सो व्हेन यू थॉट ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, सो ये डर्मैट वाली लाइन चूज करना, वाज इट योर फर्स्ट कॉल कि यही करना है, या फिर ऐसा लगा कि व्हेन यू स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट इट एंड द अदर फील्ड्स अवेलेबल, तो आपको लगा नहीं इसमें करते हैं बिकॉज देयर इज मोर स्कोप एंड मे बी आगे चल के ज़्यादा स्कोप होगा इसका? देखिए, जब हम डॉक्टरी कर रहे होते हैं तो हमको सारे फील्ड्स का एक्सपोजर होता है, और इनफैक्ट हमारी पोस्टिंग भी होती है, कहीं पे 1 मंथ, कहीं पे 2 मंथ्स, कहीं पे 3 मंथ्स, हर डिपार्टमेंट में। तो जो स्किन के डिपार्टमेंट में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि हमारे जो स्किन डिजीज़ है हमारी आंखों के सामने होता है। तो डॉक्टर को उसको डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर को फर्स्ट स्टेप करना होता है डायग्नोसिस ऑफ स्किन प्रॉब्लम, डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, एंड सेकंड कम्स द ट्रीटमेंट।
अब स्किन में अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो डिजीज़ है आंखों के सामने है, तो देख के डॉक्टर बता सकता है कि वो लाइकन प्लानस है, सोराइसिस है, विटिलिगो है, एक्जिमा है, एक्यूट एक्जिमा या क्रॉनिक एक्जिमा है। तो मुझे वो चीज़ बड़ी फैसिनेटिंग लगी। जबकि बाकी डिपार्टमेंट्स में डॉक्टर को पहले अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है काफ़ी केसेस में अपने डायग्नोसिस को रिकन्फर्म करने के लिए, बायोप्सीज बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं, और MRI, CT स्कैन, बहुत सारे डायग्नोसिस ब्लड टेस्ट के बाद वो अपने डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं। जबकि स्किन में मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ी एक अच्छी फील्ड है, क्योंकि द डिजीज इज राइट इन फ्रंट ऑफ द आईज, एंड लेस देन 1% केसेस आई वुड से जिनमें बायोप्सी की जरूरत थी। द सेकंड थिंग इज आप ट्रीटमेंट भी अपनी आंखों के सामने स्किन प्रॉब्लम को रिजॉल्व होते हुए देख सकते हो। तो ट्रीटमेंट भी आपका बहुत फास्ट हो जाता है, और आप ट्रीटमेंट को ग्रेड भी कर सकते हो कि आपको 5%, 10% इंप्रूवमेंट हुआ, या 90% या 100% इंप्रूवमेंट हुआ है। देन स्किन इज अ एक्सटर्नल, आई वुड से द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो जितने भी मोस्टली डिजीजेज हैं इंटरनल ऑर्गन्स में, स्किन इज अ मिरर टू देम। तो ऐसा नहीं है कि हम स्किन की ही बीमारियों को ट्रीट करते थे, बहुत सारी अंदरूनी बीमारियां हैं जो स्किन के थ्रू रिफ्लेक्ट होती थी। तो जब हम स्किन डिजीजेस को देख के एक अंदरूनी बहुत डिफिकल्ट डिजीज को डिटेक्ट करते थे, तो वो भी एक वाव मोमेंट होता था। Absolutely, तो दीज आर द रीजंस विच आई टुक स्किन। एक और रीज़न था कि स्किन में इमरजेंसीज नहीं होती थी, रात को जागना नहीं पड़ता था। यूजुअली पेशेंट्स ऐसे नहीं आते थे जो बहुत डू एंड डाई सिचुएशन में हो, तो थोड़ा सा एक वो भी एक प्लस फैक्टर रहता है। बट आपने जो सारी बातें बताई उससे मुझे ये भी लगता है कि ये पेशेंट में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का भी काम करता है। बिकॉज अगर मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई है एंड आई सी कि वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, तो मुझे लगता है नहीं, द डॉक्टर इज गुड, थिंग्स आर वर्किंग इन द पॉजिटिव फ्रंट। इसके अलावा जब हम हेयर फॉल की बात करते हैं, और देखिए लड़कियों के साथ तो नॉर्मल होता है, हम लोग हर बार हेयर ब्रश करेंगे, हेयर कोम करेंगे तो हमें बाल गिरते हुए दिखते हैं जी। लेकिन जितना हेयर फॉल का प्रॉब्लम आजकल हम लड़कों में सुन रहे हैं, या जितना कंसर्न हम लड़कों में देख रहे हैं, क्या वो एक्चुअली जेंडर बेस्ड है? क्या हेयर फॉल जेंडर बेस्ड होता है कि लड़कों में ज्यादा होता है, लड़कियों में कम होता है, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए ऐसा है कि हेयर फॉल अलग है और बॉल्डनेस अलग है। तो अगर आप बॉल्डनेस की समस्या देखें तो वो लड़कों में कई गुना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनमें एक जीन होता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जीन, जो कि मेल्स में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। आई वुड से कि मोर देन 80% ऑफ मैन आर अफेक्टेड बाय द एज ऑफ 50 और 60। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो परसेंटेज ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया आर हाई। तो इसीलिए गंजेपन या बॉल्डनेस की समस्या उनमें ज़्यादा होती है। अब जो हेयर फॉल है, यानी जो डेली हमारे बाल कंघे में गिर रहे हैं या बेड पे गिर रहे हैं या हम फ्लोर पे देख पा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड हेयर फॉल। तो बिकॉज लड़कियों के बाल लंबे होते हैं और क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा कंसर्न होती हैं उसको लेके, आई वुड से, तो वो हेयर फॉल की समस्या को ज़्यादा कंप्लेन करती हैं। और जहाँ तक हेयर फॉल का रीज़न है, उसके मल्टीपल कारण होते हैं फीमेल्स में, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस या डाइट की कमी होना, स्पेशली आयरन की कमी होना, उस वजह से फीमेल्स में हेयर फॉल की समस्या ज़्यादा देखी जाती है। बट बॉल्डनेस और हेयर मिनिएचराइजेशन की समस्या मेन में ज़्यादा कॉमन है। ओके और कितने है, मतलब दिन अगर हम डेली बेसिस की बात करें तो कितने बाल गिरना इज ओके, कि मतलब इतने बाल गिर रहे हैं तो नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है? देखिए साइंटिफिकली अप टू 100 हेयर फॉलिंग पर डे इज नॉर्मल। यानी कि आज सुबह 9 बजे से कल सुबह 9 बजे तक के आप 24 आवर साइकिल में अगर आप काउंट करेंगे, अप टू 100 इज कंसिडर्ड नॉर्मल। बट एवरेज 50 to 70 होता है, तो दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल। बट हाँ, अगर उससे ज़्यादा है, 200 बाल झड़ रहे हैं या उससे ज़्यादा झड़ रहे हैं, देन इट इज़ एबनॉर्मल। ओके और डेली हमारे बॉडी में कितने बाल ग्रो करते हैं हमारे सर पे, अगर हमारे 100 गिर रहे हैं? हाँ, तो देखिए लगभग उतने ही ग्रो भी कर रहे हैं, तभी तो हमारे स्कैल्प की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जितने झड़ रहे हैं उतने उग भी रहे हैं। तो हमारे 70 to 80% बाल एनाजन फेज में होते हैं, जो कि ग्रोइंग फेज कहलाता है। तो वो बाल हर समय हमारे स्कैल्प पे दिख रहे हैं। उसमें से कुछ बाल ट्रांजिशन हो रहे हैं टेलोजन यानी कि रेस्टिंग फेज में। तो ऑलमोस्ट 20 to 30% हेयर आर इन द टेलोजन फेज। सो दोज आर द हेयर विच आर गोइंग टू फॉल टुडे, टुमारो और इन द नेक्स्ट 3 months। तो जब तक वो ग्रो करे, फॉल करेंगे, फिर उसी रूट से नया एनाजन हेयर आ जाएगा। तो वो हेयर साइकिल थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। और क्या हेयर फॉल सीजन बेस्ड भी होता है? क्योंकि कई बार होता है कि जैसे इसी मौसम के आसपास हम लोग देखते हैं, मानसून के आसपास हेयर फॉल बढ़ जाता है। हाँ, देखिए रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी की वजह से थोड़ा सा देखा गया है कि सीजनल हेयर फॉल बढ़ जाता है। जो हमारा नॉर्मल हेयर फॉल है, अगर आप डेली 50-60 बाल
झड़ रहे हैं तो वो बढ़ के 80-90 हो सकते हैं बिकॉज ऑफ रेनी सीजन एंड ह्यूमिडिटी। और दूसरा मैंने देखा है कि विंटर्स में डैंड्रफ की समस्या बढ़ जाती है, स्किन में ऑयल प्रोडक्शन बढ़ती है, डैंड्रफ इचिंग स्कैल्प पे बढ़ सकती है, तो उस वजह से भी हेयर फॉल थोड़ा ज़्यादा रिपोर्ट किया जाता है उस सीजन में। अच्छा, हम लोग अक्सर बात करते हैं कि हमारे बाल हेल्दी हैं या हमारे बाल हेल्दी नहीं है। हेल्दी बाल का मतलब क्या होता है? देखिए, एक तो होता है हेल्दी स्कैल्प। हेल्थ में पहले स्कैल्प से शुरू करते हैं। हेल्दी स्कैल्प इज द वन जो हमारी स्किन जहाँ नॉर्मल हो, रेड दाने ना हो, रेडनेस ना हो, फ्लेकिंग ना हो, खुजली ना हो रही हो, कोई फुंसियाँ ना हो, तो वो हो गया हेल्दी स्कैल्प स्किन। हेल्दी हेयर को यूजुअली जो लोग आम भाषा में सोचते हैं कि बाल बड़े मजबूत हैं, फटाफट गिर नहीं रहे हैं, ब्रिटल नहीं है, टूट नहीं रहे हैं। एक होता है बाल का जड़ से निकलना, एक होता है बाल का लेंथ से टूटना, दैट इज कॉल्ड हेयर ब्रिटलनेस। और यूजुअली लोग सोचते हैं कि जिसका बाल मोटा है, हेयर कैलिबर ज़्यादा है, तो उसका बाल हेल्दी है। तो बट वो तो भगवान ने हर इंसान को अलग अलग बनाया है। किसी की हाइट छोटी है, किसी की बड़ी है, किसी का रंग थोड़ा साफ है, किसी का रंग थोड़ा सांवला है। तो इस तरह से हमारा हेयर कैलिबर जो है वो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय बर्थ। तो जिन लोगों का बाय बर्थ बाल थोड़ा मोटा होता है तो एक आम भाषा में सोचा जाता है इसका बाल हेल्दी है। वैसा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो बाय बर्थ आपको हेयर कैलिबर भगवान ने दिया, आपका लाइफ लॉन्ग वही हेयर कैलिबर रहने वाला है। अनलेस कोई डिजीज हो जाए या फिर कोई गंजेपन की समस्या हो। जब गंजेपन की समस्या होती है तो वही बाल जो थिक हेल्दी लॉन्ग ग्रोइंग हेयर था वो पतला और मिनिएचराइज होने लगता है। तो वो एक अलग सिचुएशन हो गई। बट किसी के बाय बर्थ बिल्कुल सिल्क जैसे पतले लंबे बाल होते हैं तो वो भी उनके लिए वो हेल्दी हैं। बट आम लोग सोचते हैं कि उसका बाल पतला है तो वो अनहेल्दी है, ऐसा नहीं है। अच्छा, पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम लोगों की दादी नानियाँ बोलती थी कि हम तो कुछ नहीं करते थे, सिर्फ घी तेल लगाते थे, हमारे बाल लंबे थे, मजबूत थे। एंड हम लोगों ने बहुत सारे अपने ग्रैंड पेरेंट्स में भी देखा होगा, बहुत सारे आप में से आप लोगों के घर में भी होंगे कि दादी नानियों के बाल फिर भी हम लोगों की मम्मी और हम लोगों के जनरेशन के बालों से ज़्यादा बढ़िया हैं। उनकी आज भी लंबी लंबी चोटियाँ हैं और अब उनके जाके पेपर सॉल्ट पेपर हेयर जो कहते हैं कि उनके अब जाके वो हुए हैं। लेकिन आज की बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में हैं उनमें हम देखते हैं ग्रेइंग होने लगी है, बहुत सारे बच्चों के तो पूरे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो हैज़ हेयर हेल्थ डिक्लाइंड ओवर द इयर्स? देखिए, ऐसी कोई पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज़ तो है नहीं, बट ये ऐसे इन जनरल आम लोगों में ऐसे बातचीत चलती है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी, पहले के ज़माने में जो हमारा खान पान था वो अनअडल्ट्रेटेड था। पीपल वर गेटिंग द राइट कॉन्स्टिट्यूएंट्स विदाउट टू मच ऑफ केमिकल्स। तो एक तो वो जो डाइट खा रहे थे वो ज़्यादा अच्छी थी। एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स उस समय पे काफ़ी कम थे और उस समय पे लोग नींद भी पूरी लेते थे, लोग टाइम पे सोते थे, टाइम पे उठते थे। अब बिकॉज हम एक टेक्नोलॉजी एरा में जी रहे हैं तो अभी सोने जागने का कोई टाइम नहीं है, लोग बहुत देर से सोते हैं बिकॉज सारा टाइम सब लोग फ़ोन्स पे लगे रहते हैं। तो अभी एक तो लैक ऑफ स्लीप बहुत बढ़ गया है, दूसरा हमारा खान पान भी ख़राब होता जा रहा है। जो डाइटरी प्रोटीन का सोर्स है जो कि आज की डेट में पनीर या जो भी है वो भी कितना फेक आने लगा है मार्केट में। तो उस वजह से स्ट्रेस, और स्ट्रेस तो थर्ड थिंग है ही है, उस वजह से बाल झड़ने की समस्या भी प्रीपोन होने लगी है और बाल सफ़ेद भी जल्दी होने लगे। सो व्हाट आर द फ्यू थिंग्स जो आप सजेस्ट करोगे जिसको खाने से हमारी हेयर हेल्थ अच्छी रहेगी? देखिए, हमारे डाइट में दो चीज़ें होती हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट में तीन चीज़ें आती हैं, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। माइक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स और बाकी माइक्रो मिनरल्स। तो जो हमारी मैक्रोन्यूट्रिएंट डाइट में प्रोटीन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वेजिटेरियंस में प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स रहता है पनीर। सेकंड पे आ जाती है दालें जिनमें कि सोयाबीन सबसे हाईएस्ट सोर्स है, बाकी आ जाते हैं छोले, राजमा वगैरह। और थर्ड आ जाता है आपका, मतलब उन्हीं दालों का आप स्प्राउट्स के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2-3 सोर्सेज हो गए वेजिटेरियंस के लिए। बाकी वो लोग प्रोटीन पाउडर और प्रोटीन बार भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी नॉन वेजिटेरियन फूड में तो डेफिनेटली प्रोटीन का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हाई रहता ही है। तो इफ़ वी आर टेकिंग अ हाई प्रोटीन डाइट विच इज़ 1 to 1.2 grams per kg body weight, that is considered adequate फॉर योर हेयर मैक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। और उसी में जो हमारे को रिक्वायर्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं थोड़े ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स से मिल जाता है। और ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं हम लोगों की, अब जैसे कि आपने बताया कि सब लोग टेक्नोलॉजी एरा में हैं, हम लोग दिन भर फ़ोन चला रहे होते हैं, कब सोना है कब जागना है इसका हमको कोई सुध नहीं है। सो व्हाट आर आवर हैबिट्स जो हमको चेंज कर लेनी चाहिए, जिसको हमें मालूम नहीं है लेकिन वो हमारे हेयर फॉल का
और हेयर डैमेज का एक बहुत बड़ा कॉज है। देखिए स्लीप में क्या होता है, स्लीप के टाइम हमारे ग्रोथ हार्मोन मेलाटोनिन वगैरह ज़्यादा सिक्रीट होते हैं और वो हमारी बॉडी को एक रिजुविनेशन हीलिंग की तरफ लेके जाता है। तो अगर हम कंटिन्यूसली अपना स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रखेंगे, एक सर्केडियन रिदम होता है कि हम रात को 10 बजे या 11 बजे या 9:30 बजे करीब सो जाएं और हम सुबह 3-4 बजे करीब जग जाएं, दैट वुड बी द नॉर्मल सर्केडियन रिदम ऑफ स्लीपिंग। बट वो अभी रिवर्स हो रहा है, लोग उस समय पे सोते हैं 2 या 3 बजे सोते हैं और फिर जगते बहुत लेट है। तो एक तो आपका सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो गया, तो जो हमारा जो हार्मोन है, जो रिजुविनेशन ग्रोथ हार्मोन और मेलाटोनिन जो रात में सिक्रीट होते हैं, जो बॉडी की उसको हेल्प करते हैं, क्या बोलते हैं, रेस्ट एंड रिपेयर ऑफ ऑल टिश्यूज़, तो वो जब नहीं होता है ढंग से तो स्ट्रेस बिल्डअप होता है। उस स्ट्रेस की वजह से भी हेयर फॉल बढ़ सकता है। तो सबसे पहले तो हम स्लीप सही करें। उसके लिए आप सोने से जस्ट पहले 2 घंटा पहले स्क्रीन आप दूर रख दीजिए कि मैं 2 घंटे तक व्हाट्सएप चेक नहीं करूँगा, यूट्यूब इंस्टा स्क्रॉल नहीं करूँगा, और खाने से 2 घंटा पहले सो जाइए, मतलब सॉरी सोने से 2 घंटा पहले खाना खा लीजिए एंड यू कैन रीड सम बुक और समथिंग सो दैट यू कैन फॉल इजीली इनटू स्लीप एट नाइट एंड ऑन टाइम। तो वो आप करेंगे तो डेफिनेटली आप टाइम पे जगेंगे भी। द सेकेंड इज योर डाइट। थर्ड इज नॉट कलरिंग योर हेयर। आजकल बड़ा स्ट्रीक्स का फैशन चल पड़ा है कि जिनके बाल काले भी है तो वो उसको ब्लीच कर लेते हैं स्ट्रीक्स में, तो उन सब चीज़ों से भी बाल डैमेज होते हैं, क्योंकि आप जब आप ब्लीच कर रहे हैं आप केमिकल से ट्रीट कर रहे हैं, फिर जब आप रीबॉन्डिंग कर रहे हैं, बालों को आप परमानेंट स्ट्रेटन कर रहे हैं, तो आप हीट, एक्सेसिव हीट और केमिकल से एक्सपोजर कर रहे हैं, जैसे थायोग्लाइकोलेट्स, वो आपके हेयर शाफ्ट को डैमेज कर देते हैं, तो वो चीज़ भी अवॉइड करनी है। फिर स्ट्रेट बाल हैं तो लोग उसको कर्ल कर रहे हैं, वो भी तब एक्सेसिवली हीट और केमिकल से यूज़ करते हैं, तो भी उससे भी बाल डैमेज होते हैं। तो एक्सेसिव अननेसेसरी कलरिंग, हीटिंग, परमिंग, स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग अगर बहुत एक्सेसिवली किया जाए तो उससे बाल डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, और ये एक नॉर्मल हाउस होल्ड हम सबकी समझ है कि बालों में तेल लगाएंगे बाल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और क्योंकि अब सोशल मीडिया का ऐसा दौर आ चुका है कि वहाँ इतने लोग हैं और इतनी आवाज़ें हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि ऑयल आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता है, अगर आप सर में लगाते हो वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। पहले मम्मी लोगों का जब समय था वो लोग कहते थे हम नहाने के बाद, बाल धोने के बाद तेल लगा के चोटी बना लेते थे और फिर वो चोटी खुलती थी या जब बाल धुलते थे तब वो ऑयल साफ होता था। अब क्या होता है, हम लोग नहाने जाएंगे उससे आधा 1 घंटा 2 घंटा पहले ऑयल लगा लिया, ओवरनाइट ऑयलिंग नहीं होती है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हेयर ऑयलिंग का, ज़रूरी कितना है हेयर ऑयलिंग, एंड ओवरनाइट ऑयलिंग इज़ गुड, या आधा घंटा 1 घंटा पहले लगा लें, या फिर अगर आपके पास है, आपका स्केड्यूल अलाउ करता है तो आप उसको पूरे वीक लेके जा सकते हो। देखिए मेरा तो कॉन्सेप्ट सिंपल है कि अगर आपको ज़रूरत नहीं महसूस हो रही, जैसे कई लोगों को आदत पड़ चुकी होती है बहुत सालों से, अगर आपको आदत नहीं है तो हेयर ऑयल बिल्कुल ही मत लगाइए, बिकॉज ऑयल नॉर्मली हमारी स्कैल्प स्किन में प्रोड्यूस हो रहा है कंटिन्यूसली 24 आवर्स जो सोते जागते, रादर उसको क्लींस करने की ज़रूरत है, यानी स्कैल्प स्किन को धोने की ज़रूरत है ताकि जो एक्यूमुलेटेड ऑयल जो बॉडी प्रोड्यूस कर रही है वो क्लींस हो जाए। बट क्योंकि अगर हम शैम्पू करते हैं तो हमारी बालों की जो लेंथ है वो रूखी हो जाती है, तो अगर बालों की लेंथ पे 1-2 बूंद तेल लगा लिया जाए, दैट इज़ ओके, दैट विल एक्ट एज हैविंग अ कंडीशनिंग इफेक्ट, बालों की लेंथ को मॉइस्चराइज करेगा, तो वो आप लगा सकते हैं ऑन द हेयर लेंथ सून आफ्टर शैम्पू व्हेन योर हेयर आर वेट, नॉट ड्रिपिंग वेट। जब आप उनको थोड़ा टॉवल ड्राई कर लीजिए, वो आधे ड्राई से हो चुके हो, तब आप 1-2 बूंद तेल की लेंथ पे लगा सकते हो अगर आपकी बालों की लेंथ बहुत रूखे हैं तो, बट रूट्स में मत लगाइए, बिकॉज रूट्स में लगाने से आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। बट कईयों को आदत होती है कि दे नीड अ स्कैल्प मसाज, दे आर हैबिचुएटेड टू डू दैट हैबिट, तो तब उस केस में 1 रात पहले या शैम्पू से 1 घंटा पहले लगा लें, बिकॉज क्या है कि पहले के ज़माने में इतना धूल मिट्टी, पॉल्यूटेंट्स, एनवायरनमेंट वाज, एयर वाज मच क्लीनर। अभी डे पर डे द एयर की क्वालिटी इज कमिंग डाउन, एज वी ऑल नो, डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो जितना आप स्कैल्प में ऑयल लगाएंगे नहाने के बाद उतने ज़्यादा पोल्यूटेंट्स अट्रैक्ट होंगे एंड वो चिपकेंगे। तो ऐसे में बेटर होगा कि आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली शैम्पू करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन यही है कि आप तेल शैम्पू के बाद तो मत लगाइए। तो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग इज कि हेयर ऑयलिंग से
कुछ खासा में फायदा नहीं हाँ हो जी, रहा है। इंडिया के अलावा बाकी सब देशों में कहीं पे हेयर ऑयल लगाने का कोई प्रचलन नहीं है, आदत नहीं है। मगर अंडरस्टैंडिंग यही है कि काले घने बालों के लिए आपको जी। ऑयल लगाना चाहिए। जी, जी, जी। आप घी लगा सकते हैं, घी लगाइए या फिर सरसों का घी तेल तो लगाइए। बहुत ही हैवी हो जाएगा, बहुत चिपचिपा हो जाएगा मेरे हिसाब से, घी तो नहीं लगाना चाहिए। तो मतलब हम लोग बेफालतू में सिर्फ आउट ऑफ हैबिट अपने जी। बालों में तेल या- लगा रहे हैं, कोई जी, जरूरत नहीं है। जी 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 जी। तो मतलब आधे से ज्यादा ये जो हेयर ऑयलिंग ब्रांड्स हैं ये तो हमें फालतू की मार्केटिंग कर रहे देखिए हैं। क्या है कि ऑयल से आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि हेयर फॉल रुक जाएगा, ठीक है, वो एक मगर आपकी देयर आर लेंथ पे। एक्चुअली ब्रांड्स एंड देयर आर एक्चुअली हेयर ऑयल्स अवेलेबल इन द मार्केट जो क्लेम करते हैं कि इसको लगाने से आपका हेयर फॉल बंद हो जाएगा या रुक जाएगा। देखिए क्या है कि अगर आपकी हेयर लेंथ रुकी है मान लीजिए, तो वो बाल उतने ज्यादा उलझ रहे हैं कि आप कंघी नहीं कर पा रहे, तब आपने थोड़ा सा बालों में तेल अगर हल्का सा लगा लिया तो आपके बाल थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, तो कंघी करने में आसान है। तो वो तो But हेयर सीरम भी कर वो रहा है। हेयर सीरम भी कर रहा है, तो हेयर सीरम एंड हेयर ऑयल इज ऑलमोस्ट द सेम, डूइंग द सेम रोल फॉर द हेयर शाफ्ट। मतलब जो हम लोग जी। 100 ml की मे बी 200 रुपए की बोतल खरीदते हैं और जो हम लोग 100 ml का सीरम खरीदते हैं 700 800 1000 रुपए का, दे आर एक्चुअली डूइंग द सेम। हाँ, बिकॉज सीरम में भी कंसिस्टेंसी ऑयल जैसी ही होती है, बट वो थोड़ा थिन होता है, तो वो लगाना थोड़ा सा सेफर है एज कम्पेयर टू ऑयल। ऑयल ज्यादा थिक चिपचिपा और ज्यादा पोल्यूटेंट्स अट्रैक्ट कर सकता है। ओके ठीक है। और ऐसा फिर जब हेयर ऑयल की जरूरत नहीं है तो ये भी पूछना बेकार है कि हाउ ऑफन शुड वी ऑयल आवर हेयर। यस यस यस, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके। एंड फिर जहाँ तक बात आई शैम्पू करने की, बिकॉज यू सेड इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप योर स्कैल्प क्लीन। इसके बारे में बहुत सारे लोगों के मिथ्स भी हैं, अंडरस्टैंडिंग्स भी हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हफ्ते में 2 बार धुलो, बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि रोज धुल लिया करो, depending upon the kind of work also they do. And I saw a video where a girl was growing her hair. उसने सोचा था कि वो साल भर में अपने बाल कितने लंबे कर पाएगी because she wanted to donate those hair to her sister. She said कि वो रोज अपने बाल धुलती है and within I guess 6 months or 8 months she had this long hair. So it puts me at a spot where I want to know कि रोज बाल धुलना is okay या फिर हफ्ते में 2 बार धुलें या ऑल्टरनेट हेयर वॉश करें। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? देखिए वो आपको कन्वीनियंस देखनी पड़ेगी, आपकी जो डेली लाइफ की कन्वीनियंस है उसके हिसाब से डेली हेयर वॉश में कोई दिक्कत नहीं है। बट हेयर वॉश के बाद ना आपको बालों को बहुत ज्यादा देर तक ड्रिपिंग रूप से गीला नहीं छोड़ना है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनको ड्राई भी कर लें। तो आप हफ्ते में मिनिमम 3 बार, maximum 7 times in a week you can do a shampoo, and after shampooing make sure that you air dry your hair fast, because अगर आपने दिन भर के लिए बाल गीले छोड़ दिए तो उनमें ब्रिटलनेस बढ़ सकती है। एंड उसी के साथ आजकल मार्केट में बहुत सारे शैम्पूज आते हैं, सल्फेट फ्री, अमोनिया फ्री, फॉर कलर्ड हेयर, फॉर डैमेज्ड हेयर, फॉर इंटेंस मॉइस्चर, फॉर दिस एंड दैट। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे लेबल्स पढ़ के शैम्पू खरीदते होंगे। क्या इतनी सारी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है वाइल बाइंग अ शैम्पू? देखिए क्या है कि SLS जो सल्फेट फ्री जिसको बोलते हैं, तो उसमें इट वाज वन ऑफ द कार्सिनोजेंस। सो वी इनफैक्ट आर लिविंग इन अ स्वॉर्म ऑफ कार्सिनोजेंस। सारे केमिकल्स हमने जो थोड़ा सा लगा रखा है फ्रेगनेंस के लिए, वो ऑल दीज आर केमिकल्स। तो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं उनको। तो दे आर ऑल केमिकल्स इन योर एयर, वाटर विच आर कार्सिनोजेंस। सो SLS was identified as a कार्सिनोजन, दैट इज वाई सल्फेट फ्री शैम्पूज का इतना ज़्यादा प्रचलन हो गया। तो शैम्पू मेरे हिसाब से वो होना चाहिए जो कि बहुत माइल्ड हो, अप्रूव्ड फॉर डेली यूज़ हो, जिसमें झाग बहुत ज़्यादा भी ना बने, और जो आपके बालों को शैम्पू के बाद थोड़ा सिल्की स्मूथ फील हो रहे हो शैम्पू के बाद। तो मेरे कुछ शैम्पूज ऐसे भी आते हैं जिनमें इनबिल्ट कंडीशनर होता है। तो यू कैन यूज एनी ऑफ द माइल्ड शैम्पूज विच आर अवेलेबल इन मार्केट विदाउट पुटिंग लाइक टू मच ऑफ एफर्ट कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डीप में आप सर्च कर रहे हैं। यू कैन चेरी पिक 5 to 6 गुड ब्रांड्स हु हैव शैम्पू अप्रूव्ड फॉर डेली यूज विच यू शुड यूज ऑन अ डेली बेसिस। द वे वी डू शैम्पू, हम शैम्पू कैसे करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दबाजी में शैम्पू ना करें। जब आपका स्कैल्प गीला हो जाता है तो मेक श्योर यू टेक अ डॉलप ऑफ शैम्पू एंड पुट इट ऑन योर रूट्स, एंड मेक श्योर कि रूट्स में लैदर अच्छे से बने, 2-3 मिनट के लिए उसको रखें और उसको क्लींस करें।
और फिर उसको रिंस भी अच्छे से 2-3 बार करें। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कुछ शैम्पू अंदर ही रह जाए। तो उस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। और जब भी शैम्पू करें, शैम्पू के बाद बालों को बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के खींच के टॉवल से नहीं ड्राई करना चाहिए, थोड़ा सा आराम से डैप ड्राई करना चाहिए। और उसके बाद या तो आप हेयर ड्रायर यूज़ कीजिए जिसमें कि रूम टेम्परेचर की सेटिंग हो, नॉट एट हॉट एंड नीदर एट वार्म। दे शुड हैव अ रूम टेम्परेचर सेटिंग, या फिर पंखे के नीचे बालों को सुखा लीजिए। गीले बालों को ही बांध के आप चले जाएंगे दिन भर वर्क पे, तो फिर अगर दिन भर उनमें मॉइस्चर रह गया तो बाल तब ब्रिटल होता है। तो यू शुड हैव लॉट ऑफ टाइम आफ्टर द शैम्पूइंग टू इन्वेस्ट टू मेक श्योर योर हेयर आर ड्राई बिफोर यू लीव योर होम। ओके ओके। एंड उसी के साथ एक आजकल बहुत रूटीन होता है, माय हेयर केयर रूटीन एंड माय शैम्पू रूटीन, कि शैम्पू फिर कंडीशनर फिर मास्क फिर सीरम, इनमें से कितनी चीज़ों की एक्चुअली में ज़रूरत है। एंड अदर बाकी जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ गिमिक हैं, क्योंकि बेचना है तो फिर 2 की जगह की 4 प्रोडक्ट्स बेचते हैं। नहीं देखिए, मैं यही बता रही थी, हेयर मास्क का रोल तो है, बिकॉज मैंने बोला लेंथ मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत होती है। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, शैम्पू के बाद जब बाल गीले हैं तो हेयर मास्क क्रीम लेंथ पे लगा लीजिए। उसको अगर आप कर सकते हैं तो 15-20 मिनट तक रखिए और फिर रिंस ऑफ कीजिए। और फिर रिंस ऑफ के बाद टॉवल ड्राई करने के बाद 1-2 ड्रॉप सीरम के लगा सकते हैं। अगर बाल मॉडरेट हैं, ज़्यादा रूखे भी नहीं है, ठीक ठाक हैं, तो दोनों में से कोई एक चीज़ लगाइए, या तो हेयर मास्क या फिर हेयर सीरम पोस्ट शैम्पू। जहाँ तक कंडीशनर का सवाल है, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ कंडीशनर, बिकॉज वो काफ़ी रनी होता है, उसमें वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिन है, इंस्टेड ऑफ कंडीशनर वी शुड ऑप्ट फॉर अ थिक बेस हेयर मास्क क्रीम। अच्छा, अगर कोई पैसा ना खर्च करना चाह रहा हो, नहीं चाहता है कि वो और केमिकल्स इंट्रोड्यूस करे अपने हेयर केयर रूटीन में, इज देयर एनीथिंग जो हमारी होम रेमेडीज हो, घर पे अवेलेबल सामान हो, जिसको हम एज हेयर मास्क यूज कर सकते हैं? हाँ, मैं आपको एक घर में भी हम शैम्पू बना सकते हैं, रीठा, आंवला और नींबू मिक्स करके। तो उसको भी कुछ घरेलू रेसिपीज़ में रखा जाता है। मैंने खुद पर्सनली ट्राई नहीं किया है, बट हाँ, घर में भी ये नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके आप एक घर में भी अपना शैम्पू बना सकते हैं। ओके ओके। अच्छा, ये सवाल आप में से बहुत सारे लोगों का है, क्योंकि हम लोग हमेशा ये जानते हैं और ये समझ रहे हैं आज की लाइफस्टाइल में, स्ट्रेस है हेयर फॉल होगा, हेयर फॉल हो रहा है तो उसका स्ट्रेस हो रहा है, और उसी स्ट्रेस से फिर और हेयर फॉल हो रहा है। ये एक साइकिल है जो चलती चली जा रही है। हाउ टू स्टॉप दिस? हाँ देखिए, स्ट्रेस से हेयर फॉल डेफिनेटली होता है। जैसे किसी की मान लो लाइफ में कुछ बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, नॉट आई वुड से द यूजुअल क्रॉनिक स्ट्रेस, बट कोई एक्यूट स्ट्रेस हो कि आपकी फैमिली में देयर इज सम फैमिली मेंबर इज लॉस्ट, और यू लॉस्ट योर जॉब, और यू हैड सीवियर एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस, और इफ समबडी हैज़ अंडर किसी की सर्जरी हुई या प्रेगनेंसी थी, डिलीवरी हुई, तो उसके बाद जो हेयर लॉस होता है दैट इज पोस्ट स्ट्रेस हेयर लॉस विच कैन हैपन उस स्ट्रेसर इवेंट के विदिन 6 months। उसको हम बोलते हैं टिलोजन एफ्लूवियम। वो यूजुअली सेल्फ रिजॉल्विंग होता है। तो देखिए, स्ट्रेस को अंडू करने के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि वी शुड स्लीप वेल एंड टेक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। तो हम ये अगर सुबह उठ के ताज़ी हवा में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी करेंगे, जैसे जितने भी हमारे प्राणायाम हैं वो सारे डीप ब्रीदिंग को एम्फेसाइज करते हैं, ताकि हमारे लंग्स लास्ट तक भी इन्फ्लेट हो जाएं। तो अगर हम वो सब एक्टिविटीज़ करेंगे तो वी कैन फिजिकली वॉश ऑफ the side effects, the negative chemicals which are being produced in the body due to stress. Okay. So that is one. The other thing is आपकी healthy diet. तो deep breathing exercises, adequate amount of sleep and a healthy diet. All these 3 things put together can actually reverse your hair loss if it is not very long standing. So मतलब ये जो फालतू की बातें चल रही हैं कि मेरी उससे लड़ाई हो गई, इस वजह से हेयर फॉल होने लगा, हाँ, ऐसी छोटी मोटी स्ट्रेस तो से ये आप फालतू की बातें कर रहे हो, आप डीप डिग करो, हो सकता है कुछ और रीजन हो इस चीज का। इसके अलावा मिनॉक्सिडिल आजकल बहुत फेमस हो गया है। लोगों को लगता है कि अगर आपका कहीं पे बॉल स्पॉट हो गया है या हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, यू कैन अप्लाई मिनॉक्सिडिल एंड इट विल गिव यू हेयर। हाउ इफेक्टिव इट इज, एंड अगर उसको यूज़ करना है तो कैसे करना है, एंड उसके बारे में अगर हम उसको अपने रूटीन में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो व्हाट आर द बेसिक थिंग्स वी शुड नो अबाउट मिनॉक्सिडिल? जी, सो मिनॉक्सिडिल इज़ अ मॉलिक्यूल विच इज़ बेसिकली अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ये एक ऐसी दवा है जिसकी जो खोज और यूज़ हुआ था ब्लड प्रेशर कम करने के लिए हुआ था, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है।
तो इसी को जब हमने लोशन फॉर्म में ट्राई किया तो ये पाया गया कि ये हमारे ब्लड वेसल्स को भी डायलेट करता है। तो स्कैल्प की स्किन के ब्लड वेसल्स को जब वो डायलेट करता है तो डॉर्मेंट हेयर रूट्स भी ग्रो करना शुरू कर देती हैं, स्टिमुलेट हो जाती हैं। तो ये तो था उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बट इट हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेल पैटर्न बॉल्डनेस। यानी कि जो मेल पैटर्न गंजापन जिनको हो रहा है उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं 5% की स्ट्रेंथ में दिन में 2 बार। तो वो रिकमेंडेड है फॉर फीमेल हेयर लॉस। मेल पैटर्न हेयर लॉस में भी ये मेल पैटर्न हेयर लॉस का यूज़ था। फीमेल्स में इसका यूज़ बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ओनली इफ डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड, बिकॉज 5% की स्ट्रेंथ में अगर वो मिनॉक्सिडिल वो फेस पे आने लगे तो इट कैन कॉज लिटिल बिट ऑफ फेशियल हेयर ग्रोथ ऑल्सो, विच कैन बी वेरी एडवर्स इन फीमेल्स, कैन बी एडवर्स साइड इफेक्ट इन फीमेल्स। सो दैट इज़ वाई फीमेल्स में मेरा मिनॉक्सिडिल के लिए आई डोंट गिव इट इन फर्स्ट गो, बट मेल्स में डेफिनेटली इट इज़ मच सेफर एंड अप्रूव्ड फॉर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। तो वो एक लोशन फॉर्म में आता है, उस लोशन के साथ या तो ड्रॉपर आता है या स्प्रे आता है। तो 1 ml की क्वांटिटी रिकमेंडेड है मॉर्निंग एंड इवनिंग। वो जितने भी अफेक्टेड एरिया है थिनिंग एज वेल एज बॉल्ड एरियाज में सुबह शाम लगाएंगे तो वो बॉल्डनेस की रोकथाम कर सकते हैं। और कुछ जो बाल झड़ गए हैं वो उगेंगे भी, बट जो उगते हैं वो थोड़े पतले पतले बेबी हेयर होते हैं। अब इसमें अगर आप ओवर द काउंटर अपने आप ही केमिस्ट से खरीद के आप उसको यूज़ करना शुरू करेंगे तो 2 प्रॉब्लम्स आएंगे। पहली बात तो आपका डायग्नोसिस एस्टैब्लिश नहीं हुआ, हो सकता है आपका हेयर फॉल बढ़ जाए, हो सकता है आप उसको ज़रूरत से कम क्वांटिटी में लगाएंगे या ज़्यादा क्वांटिटी में लगाएंगे, एक तो वो है। दूसरा, अगर आपने इरेगुलरली लगाया कि कभी लगाया फिर छोड़ दिया, फिर लगाया फिर छोड़ दिया, तो यू मे एंड अप एक्सपीरियंसिंग मोर हेयर फॉल देन बेनिफिट। सो दैट इज़ वाई आप बेहतर होगा कि अपनी हेयर फॉल को पहले एक डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिर डॉक्टर के एडवाइस पे आप उसको शुरू करें। क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, इंडिया के भी बाहर के भी, जो मिनॉक्सिडिल रेकमेंड करते हैं कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, एकदम ऐसा नहीं है कि ये सिम्टम्स के साथ हो रहा है, एकदम ओपन टू ऑल वाला कंटेंट होता है जिसमें वो कह देते हैं हेयर फॉल है तो आप मिनॉक्सिडिल लगा सकते हो, इतना % ऐसे ऐसे लगाना है। जब आप उसको जाके गूगल बाबा से कंफर्म करते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो हो सकता है पहले आपको सिवियर हेयर फॉल हो बिफोर यू स्टार्ट ग्रोइंग हेयर। जी, सो ये सारी चीजें हैं। डू यू थिंक देयर शुड बी अ चेक ऑन द कंटेंट दैट इज बीइंग मेड रिगार्डिंग अवर हेल्थ रिगार्डिंग, या फिर जैसे कि स्किन से रिलेटेड, बिकॉज नाउ वी सी अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन सोशल मीडिया विच इज अबाउट व्हाट क्रीम टू अप्लाई, व्हाट काइंड ऑफ, जो आजकल बहुत चला है इंडियन फार्मेसी का, ये प्रोडक्ट आप लगाना शुरू करो। डू यू थिंक देयर शुड बी अ चेक ऑन दिस? डेफिनेटली देयर शुड बी अ चेक ऑन दिस कंटेंट बीइंग मेड एंड बीइंग कंज्यूम्ड बाय द पीपल ऑल ओवर। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर्स तो बहुत कम हैं जो आगे आ रहे हैं सोशल मीडिया में, बिकॉज वो लोग तो अपनी प्रैक्टिस में ही ज़्यादा बिजी रहते हैं। इट इज़ पीपल हु आर नॉट क्वालिफाइड, दे आर मेकिंग लॉट ऑफ कंटेंट एंड देन दे आर पुशिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑल्सो। तो मेरे हिसाब से दैट इज समथिंग विच शुड बी अवॉइडेड। ओके अच्छा, मिनॉक्सिडिल के साथ क्या ऐसा भी है कि अगर मैंने उसको लगाया, मान लीजिए मैंने उसको 6 months तक रेगुलरली लगाया एंड उसके बाद 6 महीने बाद मैंने छोड़ दिया, सो विल माई हेयर जो उतने पीरियड में ग्रो किए हैं वो वापस गायब हो जाएंगे, ऐसा कुछ उससे? देखिए, मिनॉक्सिडिल से जो ग्रो किए अगर आपने अब्रप्टली बंद कर दिया तो डेफिनेटली वो बाल झड़ सकते हैं, दैट इज ट्रू। ओके ओके ठीक है। इसके अलावा मुझे आपसे पूछना था ग्रेइंग ऑफ हेयर के बारे में। जो हम डाइज यूज़ करते हैं या हेयर कलर्स यूज़ करते हैं, क्या उससे भी ग्रेइंग की प्रोसेस फासन हो जाती है, जल्दी होने लगते हैं? हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। लोग सोचते हैं कि जैसे ही हमने लगाना शुरू किया हमारे सारे बाल सफ़ेद हो गए। ऐसा नहीं है, वो तो एक एक्सटर्नल एजेंट है। जो काले बालों को, मतलब जब वो सफ़ेद हो जाते हैं, लोग या तो मेहंदी यूज़ करते हैं या हेयर डाई या हेयर कलर यूज़ करते हैं, तो ये तो सिर्फ एक एक्सटर्नल एजेंट है लगाने का। उससे बाकी बचे हुए हेयर रूट्स कैसे वाइट होंगे, तो वो एक अलग से मिथ है। एक्चुअली क्या है, वो प्रोग्रेशन ऑफ बॉल्डनेस हो रहा था, उनके बाल धीरे, हाँ, गंजा जो उनके सफ़ेद है बाल वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। हाँ। तो वो उसी स्पीड से बढ़ रहे थे, बट दे फॉल्सली एट्रीब्यूटेड इट टू हेयर डाई। ओके ओके। क्या ग्रे हुए बाल वापस
ब्लैक हो सकते हैं या ओरिजिनल कलर में वापस जा सकते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा मुश्किल है कि जो बाल सफ़ेद हो गए एजिंग की वजह से वो वापस काले होंगे। बट कुछ एक डिजीजेस हैं जैसे कि एलोपेशिया एरिएटा में देखा गया कि पहले जो बाल बॉल्ड पैच में ग्रो करता है वो सफ़ेद होता है, बाद में वो काला हो जाता है। तो ऐसे कुछ रेयर फिनोमेना देखे गए हैं। कुछ इसके लोशंस भी आते हैं बट वो उतने ज़्यादा असरदार नहीं है। जो क्लेम करते हैं कि हम काले सफ़ेद बालों को वापस से ब्लैक कर देंगे, उतने उसके जो रिजल्ट्स हैं उतने साइंटिफिकली वेल प्रूवन नहीं है। ठीक है। रोजमेरी ऑयल और रोजमेरी एक्सट्रैक्ट की भी इस बीच बहुत बात होती है और लोग काफ़ी रेकमेंड करते हैं कि हेयर रीग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, आप उसको लगा लीजिए, बॉल्ड पैचेस ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स ने अपने हेयर स्प्रेज बनाए हुए हैं, उसमें रोजमेरी एक्सट्रैक्ट है और इससे क्लेम किया जाता है कि ओ देखो मेरे बेबी हेयर आने लगे, ओ देखो मेरे बाल वापस ग्रो करने लगे। इज इट एक्चुअली हेल्पफुल? देखिए, कुछ स्टडीज़ में पाया गया है, कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ में कि यस रोजमेरी वाज हेल्पफुल, बट वो हेल्पफुल इतना ज़्यादा नहीं है कि वो पूरे बॉल्ड एरिया को रिवर्स कर देगा। ठीक है, और प्लस द गुड पार्ट इज इट हार्मलेस प्रोडक्ट। तो अगर वो हेयर रीग्रोथ लोशन कोई पेप्टाइड बेस्ड लोशन है, अगर उसमें रोजमेरी डाला हुआ है तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है लगाने का, बट उससे बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक वाओ काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट को एक्सपेक्ट करना वो गलत होगा। और जो माइक्रो नीडलिंग चली है आजकल, हाँ देखिए, माइक्रो नीडलिंग क्या है कि इट्स अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, उसके ऊपर माइक्रो नीडल्स होते हैं, तो वो स्कैल्प के ऊपर रब करते हैं। तो वो जो माइक्रो नीडल्स हैं वो स्किन में छोटे छोटे पंक्टेड वुंड्स क्रिएट करता है। वो वुंड्स फिर सराउंडिंग हीलिंग प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है कि आसपास की स्किन में हीलिंग प्रोसेस हो, उससे बाल ग्रो करते हैं। सो माइक्रो नीडलिंग इज दैट वे प्रमोटेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ baldness, but scientifically it is not very well documented treatment option. So इसीलिए पर्सनली मैं माइक्रो नीडलिंग उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती हूँ। मैं एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट माइक्रो नीडलिंग पहले यूज़ करती थी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने स्कार्स, जो स्कैल्प से गड्ढे हो जाते हैं, या फिर थोड़ा सा उसमें स्किन टाइटनिंग, स्किन रिजुविनेशन की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। सो आई हैव यूज्ड इट ओवर देयर, इट्स वेरी हेल्पफुल। आई हैव नॉट यूज्ड इट फॉर स्कैल्प वेरी एक्सटेंसिवली, बट हाँ कभी कभी इसको करने के बाद लोग क्या है कि मिनॉक्सिडिल लगाते हैं या PRP लगाते हैं, तो वो बोलते हैं कि इससे एब्जॉर्प्शन बेटर होगा, बट स्टडीज़ में उतना ज़्यादा ये चीज़ कॉमनली नहीं देखी गई है। मुझे जो डर है कि लोग घर में माइक्रो नीडलिंग करेंगे, उसका मुझे ये डर लगता है क्योंकि बाहर आउट ऑफ इंडिया तो ठीक है, बट यहाँ पे डस्ट पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि मान लीजिए यहाँ इन्फेक्टेड है ऑलरेडी, बैक्टीरिया है, उसको ठीक से बिना क्लीन किए लोग घर में माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं, तो फायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, बैक्टीरियल फॉलिकुलाइटिस डेवलप हो सकता है, तो इसलिए वी शुड बी केयरफुल। क्योंकि ऐसे वीडियोस भी सामने आए हैं जहाँ मतलब स्कैल्प के अलावा बहुत सारे लोग फेस पे यूज़ करते हैं, एंड मतलब एज अ कंटेंट कंज्यूमर मुझे बहुत अजीब लगता है जब मैं किसी को देखती हूँ कि वो नीडल से भरी हुई एक वॉन्ड टाइप का अपने पूरे फेस पे रब कर रहा है, एंड देन देयर आर small blood marks on the whole face and they say कि it will take a while, 1-2 दिन लेता है, and वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। But I am also concerned कि वो कितना सेफ है, because आप घर के बाहर निकल रहे हो, आप घर में हो, 10 लोग घर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, how safe it is to do it on your own? देखिए, वो तो एक्चुअली इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रमोटेड है ये वेस्ट में। दे हैव लॉट ऑफ ओल्ड पीपल हु आर डूइंग इट ऑन देयर ओन एट होम ओनली। मी एज अ डॉक्टर आई डोंट रिकमेंड इट, बट अगर कोई घर में कर रहा है एंड दे हैव मेड श्योर कि उसकी जो नीडल्स हैं वो भी स्टरलाइज्ड है, फ्रेश है, क्लीन की हुई है और फेस पे भी कोई इन्फेक्शन नहीं है, और जब आपने डर्मा रोलर करा लिया उसके बाद बहुत अच्छे से आप धूल मिट्टी और धूप से बच पा रहे हैं, तो yes it can be done at home, but only if your dermatologist is recommending it. But me as a dermatologist or hair doctor, I don't prescribe derma roller for home use. I guess ये जो सोशल मीडिया से हम लोग ब्यूटी और हेयर टिप्स ले रहे हैं, we should just stop. जी, अच्छा, हम लोगों ने हेयर हेल्थ और हेयर ग्रोथ का मोटा मोटा समझ लिया, क्या करना है, कैसे करना है। व्हाट इज़ दैट पॉइंट जहाँ से हमको चिंतित हो जाना चाहिए कि यार हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड वी शुड सीक एक्सपर्ट हेल्प? जैसे हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले कि अगर हमारे 100 से ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, एक तो वो क्राइटेरिया है। दूसरा, अगर हम देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे हमारी स्किन बढ़ती जा रही है, जैसे हम मांग निकाल रहे हैं तो स्किन दिखती है ज़्यादा विमेन में, एक तो वो है। दूसरा, मेन में भी अगर स्किन दिखनी शुरू हो गई है बालों के थ्रू, दैट इज़ अनदर क्राइटेरिया।
थर्ड इज कि मतलब पूरा ही कंप्लीट एक पैच ही क्रिएट हो गया जहाँ पे प्योरली स्किन है, बाल बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, तो दैट मीन्स बॉल्डनेस हैज़ रियली प्रोग्रेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एंड देन इट इज़ बेटर टू कंसल्ट डॉक्टर एट दैट पॉइंट फॉर एक्चुअली सर्जिकल रेस्टोरेशन। उस टाइम पे हम वो सर्जिकली रिस्टोर करेंगे अगर पैच क्रिएट हो गया। बट हाँ, अगर आपके 100 से ज़्यादा डेली बाल झड़ रहे हैं या फिर आपको फील हो रहा है कि मेरे बाल की जो स्किन की विजिबिलिटी बढ़ती जा रही है, वो आप कब पता लगाएंगे? इफ़ यू आर टेकिंग योर सीक्वेंशियल पिक्चर्स। आपने आज अपनी फ़ोटो ली स्कैल्प की, डेट के साथ अपने लैपटॉप में स्टोर कर ली, 3 मंथ्स के बाद आपने रिपीट करी, फिर आपने कंपेयर किया कि हाँ मेरा थोड़ा प्रोग्रेस किया है, एंड यू हैव अ डॉक्यूमेंटेड फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ प्रोग्रेशन, देन इट्स बेटर टू सीक द डॉक्टर एट दैट पॉइंट। ओके। एंड बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि बॉल स्पॉट्स होते हैं, कभी यहाँ है, थोड़े दिन बाद ठीक हो गया, हाँ। तो क्या वो जो हमारा एक बॉल स्पॉट हुआ ठीक हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर ठीक हुआ, क्या हम इसको ऐसे ही लेट गो कर सकते हैं, या फिर हमको एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए कि ये इतना फ्रीक्वेंट क्यों हो रहा है? मे बी हर 2 महीने बाद हो रहा हो, 3 महीने बाद हो रहा हो। इसको जो बोलते हैं इंग्लिश में एलोपेशिया एरिएटा साइंटिफिकली, और हिंदी में लोग आम भाषा में बोलते हैं कीड़ा लग गया। अच्छा। उसमें क्या होता है कि एक कॉइन लाइक सर्कुलर बॉल्ड पैच क्रिएट हो सकता है स्कैल्प के किसी भी हिस्से में। मेन में भी हो सकता है, विमेन में भी हो सकता है, और बच्चों में भी हो सकता है, और बूढ़ों में भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। तो वो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून को आप ऐसे समझिए कि जो हमारी इम्यूनिटी है दैट इज सपोज टू प्रोटेक्ट अस, वो हमारी गतिरोधक शक्ति, वो सॉरी रोग नाशक शक्ति है जो कीटाणुओं को मारती है। अगर वही शक्ति हमारे ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगे, तो यानी कि हमारी आर्मी हमारे ऊपर ही अगर अटैक करने लगे, वो वाली सिचुएशन हो जाती है, तो उसमें हमारी हेयर रूट्स पे वो अटैक करती है और बॉल्ड पैचेस क्रिएट हो जाते हैं। तो ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है और जो कि काफ़ी कॉमन है। लकीली ये बाकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के साथ कनेक्टेड नहीं होती। कभी कभी देखा गया है कि जो इनको ये प्रॉब्लम है उनको बाकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी हो रहे हैं, जैसे कि स्किन में सफ़ेद दाग डेवलप हो रहा है या उनका थायराइड प्रॉब्लम हो रहा है, तो कई सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एक साथ हो रहे होते हैं उनको। तो वी हैव टू चेक फॉर एनी एविडेंस ऑफ अदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। सेकेंडली वी हैव टू चेक कि वो जो पैच है वो फैल तो नहीं रहा साइज में, या नए पैच तो नहीं बिल्डअप हो रहे, बिकॉज अगर वो प्रोग्रेसिव है तब इमरजेंसीली उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम दवाइयों से उसको फैलना भी रोक सकते हैं और जो बाल अभी गए हैं उनको रीग्रो भी कर सकते हैं दवाइयों से विदाउट एनी सर्जरी। बट कभी कभार वो इतना ज़्यादा फैल जाता है कि पूरे ही स्कैल्प के बाल चले गए और आईब्रो के बाल भी चले गए और पूरी बॉडी के बाल भी चले गए, उसको बोलते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सालिस। वो एक इरिवर्सिबल कंडीशन है और उसका कोई इलाज नहीं है, और वो बहुत डेबिलिटेटिंग हो जाता है सोशली पेशेंट के लिए। तो अगर आप, और वैसे बहुत कम परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स हैं जो उस स्टेज तक प्रोग्रेस करते हैं। बट अगर वो पहले ही कंसल्ट करके ट्रीट करके उसको रोकथाम कर लें तो वो उस सिचुएशन से बच सकते हैं। जैसे वो हमारी मूवी थी अग्निपथ, उसमें जो संजय दत्त का रोल था दैट वाज ही वाज हैविंग एलोपेशिया यूनिवर्सालिस। ओके, ऑलराइट, ठीक है। आप उस सेगमेंट पर आ जाते हैं जिसके लिए आप बेताबी से इंतजार कर रहे होंगे। एकदम आराम से बैठिए और अब बात करते हैं सब कुछ अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किसको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है? देखिए, जो लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट हम उन्हीं को रिकमेंड करते हैं जिनका कोई पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्कैल्प, चाहे वो फ्रंट में हो, चाहे मिड में हो, चाहे क्राउन में हो, वो 80 to 100% खाली हो चुका है। अच्छा। तो जब वो एरिया इतना ज़्यादा खाली हो गया कि बालों के बचने की, मतलब रीग्रो करने की उम्मीद ज़ीरो हो चुकी है, देन डेफिनेटली दे शुड गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट। सो दैट इज़ वन एरिया। सेकेंडली, मान लीजिए किसी की हेयर लाइन बहुत पहले से बहुत ऊपर थी, शुरू से किसी का माथा बहुत चौड़ा है जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस फील करता है, तो फिर वो हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं फॉर हेयर लाइन लोअरिंग। तो जब भी हम ट्रांसप्लांट करें उसके लिए रिक्वायरमेंट है एरिया जहाँ पे सर्जरी करनी है वो पूरा खाली हो, फिर जहाँ से बाल निकालने हैं डोनर वो हेल्दी हो, डेंसिटी अच्छी हो, बाल वहाँ पे हेयर कैलिबर अच्छा हो। दीज आर द 2 क्राइटेरिया। थर्ड, आई वुड से कि बॉल्डनेस शुड बी स्टेबलाइज्ड। ऐसा ना हो कि हमने फ्रंट में ट्रांसप्लांट कर दिया फिर पीछे के बाल चले गए, तो या तो हम उसको दवाइयों से स्टेबलाइज करें या वो नेचुरली स्टेबलाइज हो चुका हो। नेचुरली स्टेबलाइजेशन यूजुअली आती है 50 ईयर्स की एज के बाद। अच्छा। तो इसीलिए तो अगर कोई बोले कि नहीं मैं 50 ईयर्स की एज तक वेट करूंगा तब तो मेरा प्राइम टाइम, अपनी लाइफ के प्राइम जो 20 से 30 साल है वो तो निकल जाएंगे, तो फ़ायदा क्या? तो वो बात भी सही है। तो अगर उनको कम एज पे अपने 20s 30s में ट्रांसप्लांट कराना है तो दे शुड बी कमिटेड टू मेडिसिन्स
कि उनकी एग्जिस्टिंग बाल ना जाए और फिर वो बॉल्ड एरिया में ट्रांसप्लांट करा लें, तो देन दे विल एंजॉय देयर हेयर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट नीडिंग एनी हेयर ट्रांसप्लांट इन फ्यूचर। ओके, सो अगर आप कम एज में कराते हो तो आपको ट्रांसप्लांट के साथ मेडिकेशन भी चलानी ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जी। कितने टाइम तक चलती है मेडिकेशन? देखिए टिल द एज ऑफ 50-55, जब तक आपकी बॉल्डनेस स्टेबलाइज नहीं हो जाती। तो मतलब अगर मैं 30 साल पे ट्रांसप्लांट करा रही हूँ तो मुझे कम से कम अगले 20 साल तक हाँ जी, दवाई खानी पड़ेगी रेगुलरली? जी 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 जी। ओके, एंड इसके अलावा ये मैंने मेन की बात करी है। अच्छा। हाँ, वुमेन में तो जो ट्रांसप्लांट का जो सिनेरियो है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल विमेन में ज़रूरत ही नहीं पड़ती ट्रांसप्लांट की, उनका डाइटरी सप्लीमेंट्स, प्रोटीन डाइट से ही बालों में काफ़ी अच्छा रोकथाम भी हो जाता है, रीग्रोथ भी हो जाता है। बट फीमेल्स में अगर हेयरलाइन लोअरिंग के लिए हम कर रहे हैं या इधर के लिए कर रहे हैं तो फीमेल्स में उस दवाई की ज़रूरत नहीं होती। फीमेल्स में बस वो अपनी प्रोटीन डाइट, स्लीप और लाइफस्टाइल पे फोकस करें। ठीक है। लड़कों में जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा भी है और आपने बताया भी कि उनमें बाल्डनेस की प्रॉब्लम, गंजेपन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो जब उनका ट्रांसप्लांट होता है उसका प्रोसेस और फीमेल प्रोसेस में काफ़ी अंतर होता है? जी, फ़र्क तो काफ़ी है दोनों ट्रांसप्लांट्स में। एक तो मेन में हम हेड यूजुअली शेव कर देते हैं क्योंकि बाल छोटे हो जाते हैं सबके, और अगर अनशेवन भी करें बाल की लेंथ छोटी ही रहती है। बट जो विमेन में है उनका बाल बहुत लंबा होता है, तो विमेन में कभी भी हम शेव नहीं करते, हम विद इन लॉन्ग हेयर ही ट्रांसप्लांट करते हैं फीमेल्स में। अच्छा। एक तो फ़र्क ये हो गया। दूसरा, फीमेल्स में नंबर ऑफ हेयर जितने हम लगाते हैं वो काफ़ी कम रहते हैं क्योंकि फीमेल के डोनर से हम इतने ज़्यादा 3-4 हज़ार ग्राफ्ट्स नहीं निकाल सकते जो मेल्स के केस में हम निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स जो हम फीमेल्स में करते हैं वो भी काफ़ी कम रहते हैं। तीसरा है बॉडी हेयर। मेन में हम बियर टू स्कैल्प रेस्टोरेशन काफ़ी करते हैं, जो कि विमेन में बॉडी हेयर होते नहीं है, तो वी डोंट डू दैट। ओके, इसके अलावा जैसे कि हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं, कौन से एरिया में सबसे, क्या जब ट्रांसप्लांट होता है तो पूरे ही एरिया का होता है या पर्टिकुलर किसी एरिया का जब होता है तो विच इज़ द मोस्ट कॉमन एरिया जहाँ आपको ट्रांसप्लांट करना पड़ता है? मोस्ट कॉमन तो मैं बोलूँगी फ्रंट, बिकॉज हर किसी के लिए फ्रंटल लुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसा देखा भी गया है कि बॉल्डनेस फ्रंट से ज़्यादा शुरू होता है। किसी किसी केस में क्राउन से शुरू होता है, बट जब क्राउन से शुरू होता है तो मैंने देखा है काफ़ी हद तक पेशेंट्स उसके लिए कॉन्शियस ही नहीं होते क्योंकि वो पीछे है, उनको दिखता नहीं है। उनकी फ्रंटल लुक जूम मीटिंग्स में या किसी पब्लिक अपीयरेंस में भी क्राउन एरिया की ज़्यादा विजिबिलिटी होती नहीं है। तो फ्रंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट which people come for fixing, and that is the most common area from where the baldness also starts. ओके, एंड ट्रांसप्लांट के लिए जो हेयर होता है वो हमारा ही बॉडी का हेयर होता है? जी जी जी। सो इट्स आवर बॉडी हेयर जो एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट में। हाँ। एंड व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट? देखिए, एवरेज कॉस्ट डिपेंड करता है कि अगर किसी को बहुत थोड़े बाल लगवा रहे हैं तो ग्राफ्ट की कॉस्ट, नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स कम लगेंगे। ग्राफ्ट मींस वन सिंगल हेयर? हाँ, वन सिंगल फॉलिकुलर यूनिट। वन ग्राफ्ट और वन फॉलिकुलर यूनिट कंटेन्स 2 to 3 hair. Okay. So the cost can vary between 1 to 1.5 lakh also, and can go high if somebody is fully bald and they are needing 3 to 4 days of surgery. It can be much higher also. Okay. Which brings me to a point कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे क्लिनिक्स हैं आजकल तो जो हेयर ट्रांसप्लांट का हमें प्रोसेस या जो प्रोसीजर है हम प्रोवाइड करते हैं। अभी हम लोगों ने कानपुर का एक केस देखा था जहाँ पर एक आदमी ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था एंड ही इवेंचुअली आई गेस पास्ड अवे, इफ़ आई करेक्टली रिमेंबर ही पास्ड अवे क्योंकि उसने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और उसके बाद उसे इन्फेक्शन हो गया। सो इफ़ आई एज अ कस्टमर और एज अ पेशेंट वांट्स टू गेट माई हेयर ट्रांसप्लांटेड, मुझे क्या क्या चेक्स ध्यान में रखने चाहिए? आपका अपना क्लिनिक है, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। आपको मार्केट भी मालूम होगा कि कोई भी आजकल क्लिनिक खोल ले रहा है, या अगर आप डर्मैट है तो भी आप हेयर ट्रांसप्लांट कर दे रहे हैं, बिकॉज आई रिमेंबर दैट डॉक्टर वाज अ डर्मैट एंड उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट किया था। सो एज अ पेशेंट व्हाट आर द चेक्स जो मुझे ध्यान में रखने चाहिए व्हेन आई चूज अ हेयर क्लिनिक फॉर माई सेल्फ? जितना मुझे ध्यान आ रहा है शायद वो डेंटिस्ट थे जो Okay. आपने मेंशन किया केस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ। दी अदर थिंग इज़, एक तो जो आपको पहले बात तो ये समझना है कि हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ सर्जरी आफ्टर ऑल। ये कोई सुपरफिशियल पार्लर का प्रोसीजर नहीं है। क्योंकि ये सर्जरी है तो इसको थोड़ा सर्जरी की तरह सीरियसली लेना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर
बाकी सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल होने चाहिए। आपको कोई अगर ड्रग एलर्जी है या फूड एलर्जी है, यू हैव टू टेल डॉक्टर, बिकॉज देयर हैव बीन केसेस दैट ड्रग एलर्जी की वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम्स आई सर्जरी के बाद। द पेशेंट डाइड बिकॉज ऑफ ड्रग एलर्जी ऑल्सो। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट ऑल दोज पैरामीटर्स आर विद इन नॉर्मल लिमिट्स। कभी कभी कोई हार्ट पेशेंट होता है, उनका कार्डियक आउटपुट ही काफ़ी कम है, काफ़ी लो है, तो उन लोगों को सर्जरी ऑप्ट नहीं करना चाहिए। दे आर नॉट फिट फॉर द surgery, I would say. So these are the some of the requirements from the patient side. From the clinic side, I would say इसको एक प्रॉपर, हालांकि काफ़ी सुपरफिशियल ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर है, फिर भी ओटी के अंदर जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द ओटी। कंप्लीट स्टरलाइजेशन एंड प्रिकॉशंस शुड बी ऑब्जर्व्ड। ऑल द गुड हैवी मैग्निफिकेशन, गुड लाइटनिंग प्रोडक्ट शुड बी देयर, ताकि ट्रांसप्लांट एक्यूरेटली एग्जीक्यूट हो जाए। सर्जरी के अंदर कंप्लीट हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। सर्जिकल एरिया अलग होना चाहिए और पोस्ट सर्जरी जहाँ पे सब वो करते हैं, तो देयर शुड बी गुड सेग्रीगेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहीं सर्जरी भी हो रही है, वहीं आपकी पब्लिक भी आ रही है, नए पेशेंट्स भी वहीं आ रहे हैं, तो द एरियाज शुड बी वेल सेग्रीगेटेड। द टीम एंड द डॉक्टर्स टीम एंड शुड बी वेल एक्सपीरियंस्ड, should have long enough experience of doing surgeries in a safe manner. और अगर कोई पेशेंट है जो ब्लड थिनर्स जिसको चल रहे हैं, या फिर जिनको कभी कार्डियक स्टेंट डला था, एंजियोप्लास्टी हुई थी, तो ऐसे केस में हम पर्सनली वी प्रेफर to get a cardiology clearance also done before taking up the patient for surgery. And sometimes we keep anesthetist as a standby, कि अगर पेशेंट को दर्द ज़्यादा हुई तो उनको ज़्यादा दर्द की कोई इंजेक्शन देनी पड़े, तो इसलिए वी कीप अ एनेस्थेटिस्ट स्टैंड बाय फॉर सच हाई रिस्क केसेस। ओके, दर्द होता है एक्चुअली में हेयर ट्रांसप्लांट में? देखिए, दर्द मैंने जैसे कि बताया, इसको एक सर्जरी ही समझा जाए। हाँ। दर्द तो डेफिनेटली होता है। जैसे आपने कभी अगर पीआरपी कराया हो, तो क्योंकि हम इंजेक्शंस देते हैं, कोई आप डेंटल प्रोसीजर में जो इंजेक्शन लगवाते हैं बहुत थिन इंसुलिन सिरिंज से दिया जाता है, द सेम सिरिंज वी यूज़ फॉर गिविंग एनेस्थीसिया इन द हेयर लाइन एरिया, तो उसको नम कर देते हैं, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ गिवन, तो उससे दर्द तो होता है। ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 द पेन कैन वेरी बिटवीन 2 to 4। ओके, बेरेबल पेन? जी, ठीक है। बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट जो आपने बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग हेयर ट्रांसप्लांट को एक कॉस्मेटिक सर्जरी जैसा समझते हैं या कॉस्मेटिक प्रोसीजर जैसा समझते हैं, इफ आई मे से, कि आप जाओगे और आप करा लोगे, यू जस्ट हैव टू वॉक इनटू अ क्लिनिक एंड यू विल गेट इट डन। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसके लिए आपको बहुत सारे और पैरामीटर्स हैं जो चेक होने चाहिए, और उसके बाद ओनली यू कैन गेट इनटू इट, करेक्ट? जी। ओके, क्या ये 100% इफेक्टिव होता है हेयर ट्रांसप्लांट? देखिए, अगर केस सिलेक्शन सही है, यानी जिनका सर्जरी हो रही है उनकी स्किन नॉर्मल है, स्किन में कोई डिजीज़ नहीं है, कोई स्कार नहीं है, पोस्ट बर्न या पोस्ट ट्रॉमा कोई स्कार नहीं है, और जहाँ से बाल निकाल रहे हैं वो बाल में जो हेयर रूट्स हैं, स्किन है, हेल्दी है, तो सर्वाइवल शुड बी 100% आई वुड से, और या फिर 95 to 100% मैं बोलूँगी। बट हाँ, किसी किसी के बाल बहुत पतले होते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे भी मिनिएचराइजेशन हो चुकी है, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूज अनपैटर्न्ड एलोपेशिया। ये एक रेयर कंडीशन है जिसमें जो थिनिंग है वो पीछे के बालों को भी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रही है, तो उन केसेस में मुझे लगता है कि ट्रांसप्लांट हमको नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके ओके, एट यूजेनिक्स हेयर साइंसेज आपने क्या कोई ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ आपने कह दिया कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे या हम नहीं करना चाहते? बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स बिजनेस। अगर कोई भी इंसान कोई हॉस्पिटल, कोई क्लिनिक खोलता है, सो इट्स ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम। सो डू यू ऑल्सो सी केसेस जहाँ पर कोई आया और आपको लगा कि नहीं, it's useless to take this patient in and give them or introduce them to a procedure because you yourself know as a doctor कि ये successful नहीं होगा इनके साथ? देखिए, एक तो मोस्ट कॉमन सिचुएशन है जो यंग 20-21 की एज में यंग लड़के आते हैं कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है, बस आप सीधा ट्रांसप्लांट कर दो। तो उनको ये समझने में बहुत मुश्किल आती है कि ट्रांसप्लांट विल नॉट स्टॉप द हेयर फॉल, इट विल गिव यू न्यू हेयर इन बॉल्ड एरिया, बट वो उसको एज अ प्रिवेंटिव वे में कराना चाहते हैं, तो उनको समझाने में बहुत एफर्ट लगता है कि यू आर नॉट द राइट कैंडिडेट। यू हैव रेज्ड अ गुड पॉइंट एंड आई वांट कि हमारी ऑडियंस इस चीज को समझे कि हेयर फॉल और हेयर ट्रांसप्लांट दो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। जी, हाँ। हेयर ट्रांसप्लांट आपको बॉल्ड एरिया में बाल देगा, उसका हेयर फॉल से कोई लेना देना नहीं है, करेक्ट? जी। ओके, तो इसीलिए बहुत सारी लड़कियां भी आती हैं जिनको हेयर फॉल की समस्या आती है, और वो सोचते हैं कि सर्जरी है क्योंकि ये प्रोसीजर है
तो ये इसका वन स्टॉप सोल्यूशन होगा और परमानेंट सोल्यूशन होगा, विच इज़ अ वेरी बिग मिथ। तो जब वो लोग कभी ऐसे क्लिनिक्स में चले जाते हैं और वो क्लिनिक्स ओवर एंथुजियास्टिक होकर उनकी सर्जरी कर देते हैं, तो वो एक बहुत बेकार सिचुएशन में लैंड अप हो जाते हैं, क्योंकि उनका हेयर फॉल तो रुकता नहीं है, वो तो चलता रहता है, और जहाँ नहीं भी ज़रूरत थी वहाँ बाल लगा दिए, तो वो बड़ी ऑड सी सिचुएशन आ जाती है उनकी। फिर डिफ्यूज थिनिंग के केसेस आते हैं, मान लीजिए कोई अपने 30s में है, 35 में है, थिनिंग हो रही है थ्रू आउट, बट वो थिनिंग है 10 to 20 डिग्रीज या 30% आई वुड से 20 to 30% की थिनिंग है, और इतनी भी थिनिंग नहीं है कि हम सक्सेसफुल सर्जरी कर सकें। तब भी हम उनको यही बोलते हैं कि आप इन दवाइयों को लीजिए ताकि ये बाल मेंटेन रहे और वापस से मोटे हो जाएं, रादर देन रशिंग फॉर द सर्जरी। तो वो भी एक सिनेरियो है जिसमें हमको मना करना पड़ता है। थर्ड है कि अगर एरिया जो है बॉल्डनेस का वो बहुत ज़्यादा और पीछे कंपैरेटिवली बाल बहुत ही पतले बेजान से हैं, तब भी हम उनको मना करते हैं कि आप सर्जरी मत कराइए। ओके, since you have been working and you have been giving your services to renowned people, if I name some, Mohammad Shami, Boni Kapoor, Ravi Shastri, Anis Bazmi and many more like that, उनके फोटोज आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। क्या एज डॉक्टर्स आपके ऊपर प्रेशर होता है उस टाइम पे उनकी PR टीम से एंड उनका इमेज जो आपके साथ अटैच हो जाता है? बिकॉज if it is successful they'll go out and say wow what a wonderful doctor, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, and by any chance अगर उनके expectations meet नहीं होते हैं, so you also have that baggage, यार ये बाहर जाके हमारा नाम खराब कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ज़ीरो फ़र्क पड़ता है कि कोई जो मेरे साथ पेशेंट है मेरे सामने वो सेलिब्रिटी है या नहीं है। हाँ। मुझे तो अपना कॉन्फिडेंस उनकी एग्जामिनेशन करके आ जाता है। तो अगर किसी का somebody is a right कैंडिडेट, जो मैंने अभी आपको क्राइटेरिया बताया उस बेसिस पे, तो मेरे दिमाग में कोई इफ़ नहीं होता कि रिजल्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट कि उनका डोनर अच्छा है, रेसिपिएंट एरिया पूरा बॉल्ड है, तो आई कैन गिव कॉन्फिडेंटली गुड रिजल्ट्स। सो माई टाइम एंड एफर्ट्स दैट I dedicate would be almost the same and my confidence will also remain the same। अभी एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं जिन्होंने हमको अप्रोच किया था, बट उनका डोनर ही पीछे है ही नहीं, बाल बहुत ही पतले हैं, तो दैट इज वाई वी हैव गिवन हिम अ रियलिस्टिक पिक्चर कि आपकी ये सर्जरी विल नॉट बी वेरी फ्रूटफुल। सो वैसा भी होता है, वी हैव टू डिनाई केसेस इफ वी कैन नॉट गिव अ पेशेंट अ क्रेडिबल अमाउंट ऑफ बेनिफिट, तो फिर देन देयर इज नो पॉइंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है एक्सपेक्टेशन सेटिंग, कि उनको ये समझाना कि आपके रिजल्ट इस तरह के होंगे, यानी किसी और के हम उनको पिक्चर्स दिखाएं विद सेम ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस, विद सेम हेयर क्वालिटी एंड द रिजल्ट्स विच दे हैव गॉटन, इफ़ दे आर कन्विंस्ड, क्योंकि वो जो रिजल्ट है वो एक बेस्ट केस सिनेरियो नहीं है, बिकॉज एरिया बहुत बड़ा था, पीछे बाल कम थे, तो अगर वो उस रिजल्ट को देख के खुश होते हैं कि हाँ वी आर ओके विद दिस काइंड ऑफ रिजल्ट, देन वी विल प्रोसीड। ओके, ऐसा भी सिनेरियो मैंने देखा है कि कोई कोई बोलता है कि ये रिजल्ट तो बहुत अच्छा है और कोई और पेशेंट उसी रिजल्ट को देख के बोलता है कि ये बेकार है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेटिंग। Have you seen your patients crying जब उनके बाल आ गए हों और they have gotten very emotional, यार आपने मेरी जिंदगी अच्छी कर दी and all of it? Yes, yes, and the best part is some people have improved their lives socially in terms of कि उन्होंने अपना weight loss किया, they started becoming more outgoing and progressing in their careers, और उन्होंने अपने weight loss भी किया और overall lifestyle पे भी ध्यान दिया। So that has been the best part. That gives you a kick as a doctor? Yes, of course. कि मजेदार काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। Yes, of course, yeah. Okay. क्योंकि now you are working with so many people, कोई pushy patients आते हैं कि हम नहीं जानते, बस हमें we need hair। हाँ जी, ऐसा बहुत होता है, बिकॉज कई लोग आते हैं, हम उनको समझाते हैं कि आपको किस तरह की हेयर लाइन चाहिए। हाँ। क्या उनको समझ क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, वो बोलते हैं आप एक्सपर्ट हो, आप अपने हिसाब से करो। तो उस केस में व्हाट वी डू एज डॉक्टर्स इज हम उनको सारी ऑप्शंस दिखाते हैं। इवन इफ दे आर नॉट विलिंग टू थिंक, वी हैव टू, इट्स आवर ड्यूटी टू मेक देम थिंक एंड गिव देम द ऑप्शंस सो दैट दे कैन टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ओके, क्या कोई एज लिमिट है या मिनिमम एज है जिस पे हेयर ट्रांसप्लांट किया जाए? देखिए, आई वुड प्रेफर कि 25 से कम की एज में मैं ट्रांसप्लांट ना करूं, और 23 की कम से तो और ज़्यादा मेरा स्ट्रिक्टनेस रहता है, अनलेस बहुत ज़्यादा बॉल्डनेस प्रोग्रेस कर गई हो। उस एज पे मेरा कोशिश यही रहता है कि हम मेडिकेशन से बॉल्डनेस को रिवर्स करें।
और अपर एज लिमिट तो कुछ नहीं है, द मोर द एज द बेटर इट इज. सो इफ लेट अस सपोज समबडी 65 और 70 बट ऑल देयर पैरामीटर्स आर विद इन नॉर्मल लिमिट्स, यानी हार्ट रेट उनका मतलब हार्ट का कोई इशू नहीं है, बीपी ठीक है, या बीपी दवाइयों से कंट्रोल्ड है, शुगर दवाइयों से कंट्रोल्ड है, देन इट इज एब्सोल्युटली सेफ टू गो अहेड विद द सर्जरी इवन एट द एज ऑफ 75 और 80. ओके, सिंस यू आर एन एक्सपर्ट, क्या आपके पास ऐसे केसेस एक्चुअली में आते हैं जहाँ पर पेशेंट की एज 25 से कम हो, 20, 21, 22, 18? हाँ जी, ऐसा भी होता है. हमने पास 18 साल की उम्र में भी हमने सर्जरी की हुई है, बिकॉज जो पेशेंट की बॉल्डनेस कम्प्लीटली हो गई थी, यहाँ पे एक भी बाल नहीं बचा था फ्रंट में, तो हमने 18 की एज पे भी सर्जरी करी हुई है. ओके, एंड क्योंकि मेल्स में बॉल्डनेस की प्रॉब्लम ज़्यादा है, इज इट ऑल्सो एसोसिएटेड विद हाउ सोसाइटी सीज देम? देखिए, काफ़ी बार देखा गया है कि लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम काफ़ी लो हो जाता है, उनकी शादी में प्रॉब्लम आने लगती है, जो मैंने देखा है सोशली यहाँ पे. दी अदर थिंग इज़ वो 25-30 साल की उम्र में 50 के दिखने लगते हैं, तो दैट वेज डाउन ऑन देयर इमोशनल दिस थिंग. तो इस वजह से ये चीज़ मैंने काफ़ी कॉमन देखी है. ओके, ट्रांसप्लांट किए हुए बाल भी हेयर फॉल का शिकार हो सकते हैं क्या? देखिए, उन बालों का नॉर्मल हेयर फॉल, हेयर रीग्रोथ, जो हमारा हेयर साइकिल हमने शुरू में मेंशन किया था, एनाजन, कैटाजन, टीलोजन फेज, वो ट्रांसप्लांटेड बालों में भी चलता है. उनमें भी डैंड्रफ का इशू हो सकता है. ओके, सो और अगर आप नॉर्मल बाल की तरह हो हाँ, जाएंगे, वो नॉर्मल बाल की तरह होते हैं. ओके, एंड उसी के साथ जब हम इतना प्रोसीजर अपने स्कैल्प पर कर रहे होते हैं, तो क्या जो एग्जिस्टिंग बाल होते हैं उन पर कोई स्ट्रेस पड़ता है, या उनकी क्वालिटी में या फिर उनकी डेंसिटी में कोई फर्क पड़ता है? देखिए, वही तो मैं बता रही थी कि अगर हमारा केस सिलेक्शन सही है, हम एक पर्टिकुलर एरिया कर रहे हैं, तो और आसपास के बालों के बीच में जहाँ पे हेल्दी एयर है वहाँ पे हम सर्जरी नहीं कर रहे हैं, तो वी विल नॉट डैमेज दी प्री एग्जिस्टिंग हेयर. ओके, लड़कों में एक उन लोगों ने पढ़ा है, सोशल मीडिया पर है, गूगल पर आप जब जाते हैं और आप सर्च करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, उसमें एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ज़रूर लिखा होता है, और वो काफ़ी लोगों को काफ़ी इनसिक्योर कर देता है इस प्रोसीजर को ऑप्ट करने के लिए. तो इज़ इट एक्चुअली अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट? नहीं, द साइड इफेक्ट जो आपने बताया इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वुड बी फ्रॉम मेडिसिन, वन ऑफ द मेडिसिन विच इज़ गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बॉल्डनेस. ओके, जो मैंने बताया था ना कि ट्रांसप्लांट की नौबत ही ना आए उसके लिए हम दवाइयाँ देते हैं, तो वो जो दवाइयाँ देते हैं उनमें से एक दवाई का ये साइड इफ़ेक्ट होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, बट वो भी 2 से 3% लोगों को, यानी 97 to 98% लोगों को वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है. व्हाट इज़ दैट मेडिसिन? द मेडिसिन इज़ फिनेस्टराइड. फिनेस्टराइड में 97 to 98% लोगों को कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते. 2 से 3% लोगों को प्रॉब्लम आता है रिड्यूस सेक्सुअल ड्राइव और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, तो वो जो है वो फुली रिवर्सिबल होता है ओके, वंस दे स्टॉप द मेडिसिन. बट द बैड पार्ट इज़ कि वो जो 2 से 3% लोग हैं जो मेडिसिन नहीं ले सकते, विच आई विल ऑल्सो नॉट रिकमेंड देम टू टेक, विल हैव प्रोग्रेसिव बॉल्डनेस. तो उनके केसेस में कोई दूसरा एक फॉल बैक ऑप्शन नहीं है कि वो दूसरी दवाई लें और वो बाल झड़ने से रुक जाएं विद अ गारंटी. तो जो दूसरी दवाई है हम टैबलेट या लोशन मिनॉक्सिल ही देते हैं, तो उससे रोकथाम मतलब काफ़ी हद तक हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो समय बताएगा. इसके अलावा जब भी हेयर ट्रीटमेंट की बात होती है तो PRP बहुत सुनते हैं हम लोग. PRP क्या है? क्या वो हेयर ट्रांसप्लांट का ही एक प्रोसेस है या एक प्रोसीजर है, या वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है और हेयर ट्रांसप्लांट एक डिफरेंट प्रोसेस है? वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है ट्रांसप्लांट से. PRP का फुल फॉर्म है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा. ओके, तो उसकी जो इजाद हुआ था, डिस्कवरी हुई थी, वो इसलिए थी कि इट हेल्प्स इन वुंड हीलिंग. तो इसको जॉइंट के डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं, ऑर्थोपेडिशियंस भी यूज़ करते हैं, स्पाइनल डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं, बिकॉज इट प्रमोट्स हीलिंग, इट हैज़ हीलिंग प्रॉपर्टीज़. बट इट वॉज फाउंड दैट इंजेक्टिंग इनटू फेस स्किन कैन कॉज सम फेशियल रिजुविनेशन फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम. जो वैम्पायर फेशियल. जी. ओके, हाँ. And the same PRP if injected into hair roots can cause some amount of hair rejuvenation, hair regrowth, increase in hair density and reduced hair fall. But the bad part, it is temporary. तो जैसे आपने आज PRP किया तो 6 to 8 वीक्स में जब ग्रोथ फैक्टर्स एब्जॉर्ब होकर मेटाबोलाइज हो जाते हैं और वहाँ नहीं रहते हैं, तो फिर द इफेक्ट कम्स बैक टू स्क्वायर वन, एंड इट इज़ नॉट सस्टेनेबल कि आप उसको लाइफ लॉन्ग करते रहो. तो PRP इज़ गुड एज अ टॉप अप टू द मेडिकल ट्रीटमेंट to enhance the result, and it has to be a little bit long term maintenance. PRP करते रहना चाहिए
maintain the results of initial PRP. मगर हेयर ट्रांसप्लांट इज वन शॉट वन एंड डन। हेयर ट्रांसप्लांट इज एन एंटायरली डिफरेंट सर्जरी, इट्स अ ट्रांसप्लांट। तो इसमें आप पीछे से लेके बाल आगे लगाते हो, तो उन बालों को ग्रो कराने के लिए पीआरपी का कोई बहुत ज़्यादा रोल है नहीं। तो वो बाल तो अगर आपने ठीक से सर्जरी की है, ठीक से बाल को प्लेस कर दिया एट राइट एंगल, राइट डेप्थ, डायरेक्शन, देन इट इज़ बाउंड टू ग्रो। ओके, तो ये वन एंड डन प्रोसेस है कि एक बार आपने करा लिया ट्रांसप्लांट तो आपको उसके बाद टचअप वगैरह कुछ ये सारी चीजें नहीं टचअप लोग कर सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग द डेंसिटी। अगर उनको लग रहा है कि नहीं मुझे और घने चाहिए और पीछे डोनर अलाउ करता है, तो डेफिनेटली दे कैन डू अ टचअप फॉर इंक्रीजिंग डेंसिटी, बिकॉज वी डोंट एम फॉर वेरी वेरी हाई डेंसिटी। ओके, अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट का भी कोई बेस्ट सीजन होता है कि किस मौसम में कराना चाहिए, किन मंथ्स में सक्सेस रेट ज़्यादा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राउंड द ईयर हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट सेम रहेंगे। आपको वो समय निकालना चाहिए फ्रॉम योर सोशल लाइफ एंड योर करियर लाइफ, ऑफिस लाइफ, व्हेन यू कैन एक्चुअली स्पेयर 1 to 2 days ऑफ सर्जरी फॉर योर ओन सेल्फ एंड एटलीस्ट 1 week फॉर योर ओन रिकवरी। तो टोटल टाइम पीरियड कितना लगता है? 1 हफ्ता मान लें। हाँ जी, 1 हफ्ता। बट फिर भी लोग विंटर्स में इसलिए प्रेफर करते हैं बिकॉज विंटर्स में मैंने देखा है तो विंटर दिसंबर हॉलीडेज बहुत ज़्यादा होती है यूएस में लोगों की। दूसरा, दे आर एबल टू वियर अ वुलन कैप टू हाइड द बॉल्ड एरिया, तो इस वजह से कुछ लोग विंटर्स में प्रेफर करते हैं। क्या हेयर ट्रांसप्लांट में भी फेलियर होते हैं? अगर सर्जरी के टाइम हेयर रूट डैमेज हो गई है या फिर क्रश हो गई या फिर ड्राई हो गई, देन येस द ट्रांसप्लांटेड हेयर माइट नॉट ग्रो, दैट इज कॉल्ड अ हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर। द अदर थिंग वाज, जो मैंने आपको इनिशियली बताया कि रॉन्ग केस के सिलेक्शन, इफ द एग्जिस्टिंग स्किन हैज सम डिसऑर्डर लाइक लाइकन प्लानोपाइलारिस, या फिर वहाँ पे बर्न स्कार या पोस्ट ट्रॉमा स्कार था, तो वो जो हमने बाल लगाया वो ग्रो ही नहीं करेगा। तो दैट कैन बी द रीजन फॉर हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर। और कितने, मतलब नॉर्मल किसी केस में ऐसा नहीं होता है अगर सही से किया गया? हाँ जी, नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इट्स फुली सक्सेसफुल। अच्छा, ऐसा भी कोई केस होता है क्या कि जब कहें कि अरे तुम्हारे तो बहुत सारे बाल गिर गए, अब तो देर हो गई, जैसे नॉर्मल डॉक्टर्स हम लोग नॉर्मल केसेस में और किसी बीमारी में देखते हैं कि आपको तो 4 साल पहले आना चाहिए था, आपको तो 2 महीना पहले आना चाहिए था, तो क्या हेयर ट्रांसप्लांट में भी ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ आप कह दे अरे तुमने तो देर कर दी आने में? मैंने वही बताया ना कि जैसे किसी का रेसिपिएंट तो बहुत बड़ा है, बट पीछे के बाल भी जा चुके हैं, अगर पीछे के बाल भी बहुत पतले हैं या जा चुके हैं कम्प्लीटली, तो डेफिनेटली उनको हम यही बोलेंगे कि अब आपका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। अच्छा, कोई इंसान जिसके सर पे एक भी बाल नहीं है, हाँ, क्या उसका ट्रांसप्लांट हो सकता है? नहीं, उसका नहीं हो सकता है। कोई नहीं है कि आप बियर्ड से ले लो, या जैसे लड़कों के केस में कि बियर्ड से ले लिया जाए, पैर से ले लिया जाए, हाथ से ले लिया जाए? जो बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट है फ्रॉम बियर्ड, चेस्ट और अदर बॉडी साइड्स टू स्कैल्प इज नॉट दैट नेचुरल। तो वो हम एज अ फिलर यूज करते हैं, और हम हेयर लाइन जोन में वो बाल प्रेफर नहीं करते हैं, हम क्राउन एरिया में वो बाल उतने ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, बट अदरवाइज मोर और लेस वी कैन डू बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट। और वो स्पेशली उन केसेस में जब लोग छोटे बाल रखना चाहें, बज़ कट रखना चाहें, तब बॉडी हेयर ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब वो छोटी बाल है तो सिचुएशन में पता नहीं चलता कि वो वायरी है, टेक्सचर डिफरेंस है। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस जिस दिन से स्टार्ट हुआ है उस दिन से कितना समय लगता है जब तक आपको अच्छी विजिबल ग्रोथ दिखने लगे? फुल रिजल्ट्स आने में देखिए 8 to 10 months लग जाते हैं। ओके, सो मतलब आपको पेशेंट होना पड़ेगा? डेफिनेटली, हाँ। ओके, स्टेजेस क्या होती हैं? मान लीजिए हमने ट्रांसप्लांट कराया, उसके बाद नई ग्रोथ कब से शुरू होगी, हमें कितने दिन तक प्रिकॉशन में रहना है, कितने दिन तक हमें अपना हेड कवर करके रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस? देखिए, अगर आज किसी ने सर्जरी कराई तो 1 week तो उसको हीलिंग में ही लग जाएगा। 1 week तक उस एरिया में कोई टचिंग, रबिंग नहीं होना चाहिए, डस्ट का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। आफ्टर 1 week वी डू द फर्स्ट शैम्पू। मतलब सर से नहा सकते हैं उससे? नहीं, फर्स्ट 1 week में हम देते हैं एक एंटीसेप्टिक बीटाडीन स्क्रब फॉर द बैक साइड, और आगे के लिए हम एक स्प्रे देते हैं, तो केवल जो हम देते हैं वही 1 week तक यूज़ करना है। आफ्टर 1 week वी डू द फर्स्ट शैम्पू, and once we have done the first shampoo happens in the clinic? Yes, preferably in the clinic, but people can do at home also. They can use any good mild shampoo for shampooing. फिर उसके बाद जब वो शैम्पू होके वो क्रस्ट निकल गए, तो फिर वो जो बाल हैं वो वहीं के वहीं लगे रहते हैं फॉर another 3 to 4 weeks। तो वो बाल उसी जगह पे जहाँ हमने ट्रांसप्लांट किए थे वो लगे भी रहते हैं और हल्के हल्के ग्रो भी करना शुरू कर देते हैं। देन दे अंडरगो शेडिंग फेज विच हैपन्स बिटवीन 4th to 6th week। तो तब वो बाल झड़ जाते हैं। इफ़ यू आर लकी यू विल शेड ओनली 20% हेयर, इफ़ यू आर अनलकी यू माइट शेड 80% ऑफ द हेयर। बट चाहे आपके कम शेडिंग हो चाहे ज़्यादा शेडिंग हो, फाइनल रिजल्ट वुड बी द सेम।
विच इज़ एट द एंड ऑफ 8 to 10 months. ओके तो जब आपका हेयर लॉस वो शेडिंग फेज हो गया ख़त्म, तो आपके स्कैल्प पे सिर्फ 20% के करीब बाल रह गए. Then with every passing fortnight you will see an increase in density. So roughly at the end of 5 months you will see 50% of the transplanted hair growing and covering the area. At 6 months you will see 60% hair. By 8 to 10 months you will realize the full results. ओके तो ये शेडिंग फेस में आपके पास ऐसे फ़ोन कॉल्स वगैरह आते हैं, डॉक्टर मेरे तो जितने लगाए थे ऑलमोस्ट सारे गिर गए, क्या करूँ मैं? हाँ, आते हैं कॉल्स, बट उनको पहले से एक्सपेक्टेड होता है. ओके क्योंकि हम सर्जरी से पहले बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा देते हैं. हमारे पास ऐसे भी कॉल्स आते हैं कि आपने तो बोला था शेडिंग होगी पर आपकी हुई नहीं है, तो वैसे कॉल्स भी आते हैं. ओके सो आपको लगता है कि मतलब इस पूरे प्रोसेस में अपार्ट फ्रॉम द सर्जिकल असिस्टेंस दैट यू प्रोवाइड, आपको बहुत ज़्यादा मेंटल असिस्टेंस भी देनी पड़ती है? डेफिनेटली एक सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि जब सर्जरी करा ली और बाल नहीं आए 8 to 10 months तक, तो पेशेंट बहुत डाइसी से रहते हैं. उनको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, सर्जरी सक्सेस होगी, फेल होगी, तो वो एक डिलेमा में रहते हैं. तो उस टाइम पे डेफिनेटली एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और हम उनको कंटिन्यूसली गाइड करते रहते हैं. ओके फेलियर पर रिफंड होता है क्या हेयर ट्रांसप्लांट में? देखिए, फेलियर पे हम रिफंड तो नहीं करते हैं, बट हाँ, अगर कि कोई डेंसिटी से सेटिस्फाइड नहीं है और हमको भी लगता है कि बाल उतने ग्रो नहीं किए जितना करना चाहिए था, या वो लुक नहीं आ रही, तो डेफिनेटली हम फ्री सर्जरी करते हैं टू ऐड मोर डेंसिटी. वाओ इस क्लिनिक का एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप बहाने मत करना यार. अगर हेयर डेंसिटी ठीक लगे तो फिर आके एक्स्ट्रा सर्जरी के लिए परेशान नहीं करना है. सैम्पल टेस्ट होता है क्या हेयर ट्रांसप्लांट के लिए? नहीं, उसका कोई सैंपल टेस्ट नहीं होता, बट जैसे मैंने आपको बताया था ना, स्कारिंग, एलोपेशिया, बर्न स्कार या पोस्ट ट्रोमेटिक स्कार, उसमें हम टेस्ट ग्राफ्टिंग करते हैं, यानी 100-200 बाल लगा के वेट करते हैं 6-8 महीने तक कि वो कैसे ग्रो करेंगे, ताकि देख पाएं कि उनकी स्किन कितना अपटेक कर रही है. ओके कभी ऐसा हुआ है कि सेलिब्रिटी के बाल देख के, मूवीज़ में देखकर, और लोगों के एकदम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं और वो आके कह देते हैं कि बस तेरे नाम वाले बाल चाहिए मुझे, सलमान खान वाले, अब आप करो? हाँ जी, ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तो हर रोज़ हमको देखने में मिलती है, बट वो हमको बताना पड़ता है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल. आपको उतने घने बाल नहीं मिलेंगे जो आपको पूरा आपके टीनेज में थे. तो वो हमारा काम होता है उनको अच्छे से समझाना, उनकी एक्सपेक्टेशन सेटिंग करना कि ये कोई जादू नहीं हो रहा है, हम आपको आप ही के बाल इस तरीके से लगा के दे रहे हैं कि वी आर क्रिएटिंग इल्यूजन ऑफ फुलनेस. यू बट बेटर. जी हाँ, यू बट बेटर. करेक्ट. अच्छा, किस किस एक्टर्स की फोटोज आपके पास आ चुकी हैं ये कहते हुए मैम ऐसे बाल दे दो बस? देखिए, हाँ, ये तो आपने बहुत, सलमान खान जी की हेयर लाइन सबसे ज़्यादा फेमस है. हर किसी को वैसे ही हेयर लाइन चाहिए होती है, तो पीपल वांट दोज काइंड ऑफ हेयर स्टाइल्स. देन शाहिद कपूर, हिज हेयर लाइन इज ऑल्सो वेरी फुल and there is no evidence of baldness, so yeah, these are the two most common actors. ठीक है. आपको क्या लगता है हेयर ट्रांसप्लांट का फ्यूचर क्या है? बिकॉज वी आर इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, कुछ ना कुछ नया आता है. वी हैव रोबोट्स, वी हैव स्टेम सेल थेरेपी, उसके बाद हम लोग आजकल जान रहे हैं कि हर चीज़ की मेडिसिन्स और इंजेक्शंस और ओवर द काउंटर मेडिसिन्स आ गई हैं. तो ऐसा कुछ आपको लगता है इन द नियर फ्यूचर और मे बी डिस्टेंट फ्यूचर ऐसा कुछ आ सकता है कि ये प्रोसेस और ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाए लोगों के लिए और इजीली अवेलेबल हो जाए? देखिए, एक तो हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं कि छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट होती है, यानी पंच थोड़ा बेहतर आ गया, इम्प्लांटर की क्वालिटी थोड़ी बेटर आ गई, कोई नई सुन करने की ज़्यादा इफेक्टिव दवाई आ गई जो कि प्रोसीजर को थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल बना दे, हीलिंग को फास्ट कर दे, रिजल्ट्स को थोड़ा एनहांस कर दे. तो ये तो हो गई माइनर इम्प्रूवमेंट्स विच आई हैव बीन ऑब्जर्विंग इन माई ओन करियर इन लास्ट 15 years. But the major radical improvement would be if we are able to clone the hair, the way we are able to culture the skin externally outside the lab. If we are able to clone the hair graft, तो हम उस केस में क्या हो जाएगा कि even people with poor donor, we can give them back the good quality hair and we can do lot of hair implant to restore their hair. अच्छा, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है? क्योंकि हम लोग विक्स में तो देखते हैं जब भी विक्स की बात होती है, सो वी हैव नेचुरल हेयर वाली भी एंड वी हैव सिंथेटिक हेयर्स, अननेचुरल हेयर. विग तो एक एक्सटर्नल लगाने की चीज़ है ना, तो उसमें तो ये टाइप्स आएंगे ही आएंगे. बट नेचुरल जो लैब ग्रोन अगर आपके हेयर फॉलिकल क्लोन हो जाते हैं, तो दैट वुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग विच इज़ बीइंग रिसर्च्ड ऑल अक्रॉस द ग्लोब, स्पेशली इन द US. डू यू सी इट कमिंग एनी टाइम सून? I have not come across successful animal experiments as of now. So then only it will come into humans. Okay.
जो लोग एंशियस हैं या फिर बहुत डाउटफुल हैं अपनी हेयर लाइन को लेकर, अपने हेयर फॉल को लेकर, हेयर जिस हिसाब से उनकी बाल्डनेस बढ़ रही है, डू यू हैव एनी मैसेज फॉर दोज पीपल जस्ट टू मे बी काम देम डाउन एंड टेल देम कि नहीं, वी आर देयर? डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बताया कि ट्रांसप्लांट एंड इन्वेजिव प्रोसीजर्स, इवन फॉर दैट मैटर पीआरपी, शुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट. आप पहले अपने बेसिक्स को करेक्ट करिए, फाउंडेशन ऑफ योर हेल्थ, विच इज इंक्लूड्स योर स्किन ऑल्सो, योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो. सो आपकी जो डाइट है वो सही होनी चाहिए, स्लीप सही होनी चाहिए, सोने जागने का रूटीन सही होना चाहिए. इफ ऑल दोज बेसिक्स आर करेक्ट, देन येस यू कैन ऑप्ट फॉर ट्रीटमेंट्स एंड ट्रीटमेंट विल गिव यू मोर लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स, faster results. And definitely if you are actually bound to lose your hair, you're bound to turn bald because of your genetics, then transplant is always there and it's a very safe superficial procedure and very very successful. हाउ ऑफन इट हैपन्स कि आपने किसी को सर्विस दी हो एंड उनके रिकमेंडेशन से आपके पास कोई आया हो और कहा हो कि उनके तो आपने बाल बहुत अच्छे कर दिए थे, आई एम रियली हैप्पी एंड वी ऑल्सो वांट सिमिलर रिजल्ट्स? वो तो बहुत कॉमन है, बिकॉज इफ अ ब्रदर हैज डन, ही ब्रिंग्स हिज ओन ब्रदर. समटाइम्स देयर फादर ऑल्सो गेट्स मोटिवेटेड टू गेट इट डन, देन देयर ऑल कजन ब्रदर्स ऑल्सो कम इन फॉर द प्रोसीजर. तो वैसा तो काफ़ी कॉमन देखा गया है. और एज अ डर्मैट एंड हेयर एक्सपर्ट आपको कितनी फ्री एडवाइस देनी पड़ती है अपने फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल में, कजन्स में कि बता दो यार? शुरुआत में ज़्यादा देनी पड़ती थी, अब ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट हाउ बिजी आई एम. सो वो अपने आप ही बॉदर नहीं करते हैं. ओके. एक चीज़ हम लोगों ने बचपन से देखी है और स्पेशली गर्मियों के टाइम पर होती थी या बच्चों के बाल सही से नहीं ग्रो कर रहे होते थे तो सर को पूरा मुंडवा दिया जाता था जी. कि पूरा सर मुंडवा लो, नई ग्रोथ जो आएगी वो बहुत अच्छी होगी. ऐसा कुछ साइंटिफिक है या बस हम लोग करवाते जा रहे हैं और होता जा रहा है? हाँ, देखिए साइंटिफिक तो नहीं मैं बोलूँगी कि आपने ट्रिम करा दिया या शेव करा दिया तो बाल अच्छे हो गएंगे, वैसा तो कुछ नहीं है. बट हाँ कि बच्चों में आपने और टीनेज यंग किड्स में आपने देखा होगा कि उनको डैंड्रफ, फ्लेकिंग और सिबोरिया की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट रहती है. तो जब वो क्लीन नहीं हो रहा होता है और अगर वो शेव करा देते हैं तो एक बार तो वो एक अच्छे से क्लीन हो ही जाता है. बट जब बाल दोबारा से ग्रो होंगे तो वो डैंड्रफ, फ्लेकिंग फिर से वापस आ जाएगा. टू प्रिवेंट दैट उनको फिर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए. ओके, सो हाइजीन इज लाइक द प्राइमरी थिंग अगर आपको अच्छे बाल चाहिए हो. जी जी. एक और चीज़ जो मुझे जाननी थी आपसे, एक अनियन जूस बहुत चलता है कि अनियन जूस से हेयर रीग्रोथ हो जाएगा, उसको ग्रेट करो, उसका जूस निकालो, बॉईल करके वो पानी लगा लो. इज इट एक्चुअली हेल्पफुल? नो, इट इज़ नॉट हेल्पफुल इन रिवर्सिंग द बॉल्डनेस. बट हाँ, उसमें कुछ इरिटेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो थोड़ा बेबी हेयर को स्टिमुलेट कर सकता है. बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू यूज़ इट इन अ रॉ फॉर्म. तो कुछ सारे हेयर ग्रोथ लोशंस आ रहे हैं जिसमें उसका एक्सट्रैक्ट होता है, दैट इज़ बेटर टू यूज़. ओके. जहाँ हम लोग बात कर रहे थे आपसे अबाउट द फ्यूचर ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, डू यू थिंक जीन म्यूटेशन से आगे जाके कभी हम बॉल्डनेस को टैकल कर पाएंगे? Definitely, genetic engineering is the answer, permanent answer to most chronic diseases. And I'm not a genetic researcher, but if that happens, then we can treat a lot of disorders, and baldness is just one of them. Okay. Now I have a rapid fire session with Okay. you. आपको किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी के बाल सबसे अच्छे लगते हैं, फीमेल एंड मेल? अच्छा, मेल में, और क्योंकि आप एक्सपर्ट हो और आप जी. काफी सारे लोगों को पर्सनली जानते हो तो जी, आपको बताना होगा जिसके नेचुरल बाल अच्छे हैं. ओके. हाँ, पर्सनली तो आई वुड नॉट से कि मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, मैं अपनी ऑन स्क्रीन नॉलेज के बेसिस पे ही बताऊंगी. ओके. तो मेन में आई वुड से शाहरुख खान जी के बाल बहुत अच्छे हैं, शाहिद Okay. कपूर जी के बहुत अच्छे हैं. विमेन में आई वुड से करीना कपूर हैज़ वेरी गुड हेयर. ओके. वर्स्ट हेयर एडवाइस जो आपने कभी भी किसी से सुनी हो एंड यू वर लाइक एज अ डॉक्टर कि क्या बोल रहे हो यार तुम? मतलब एज अ डॉक्टर गिविंग रॉन्ग एडवाइस? नो नो, एनीबॉडी हु हैज सेड कि बालों में ये लगा लो, वैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, एंड एज सून एज यू हर्ड इट यू वर लाइक क्या बकवास कर रहा है ये इंसान? हाँ जी, जो जैसे हम जाते हैं पार्लर वगैरह में, वो बहुत सारे केराटिन और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स एडवाइस करते हैं हेयर लॉस की प्रिवेंशन के लिए. वो हेयर स्टाइलिंग के लिए अच्छे हैं, बट दे आर नॉट गुड फॉर हेयर लॉस. दे कैन इनफैक्ट एक्सेलरेट द बॉल्डनेस. व्हिच इज द वर्स्ट हेयर ट्रीटमेंट जो हेयर डैमेज सबसे ज़्यादा करता हूँ? मुझे लगता है रीबॉन्डिंग जो है उसमें हीट और केमिकल्स का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो रेपिटेटिव नहीं करना चाहिए उसको. ओके जी. हेयर ग्रोथ सीरम ये मिरेकल है या सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है? ना तो मिरेकल है ना मार्केटिंग गिमिक है. इट इज़ इफेक्टिव प्रोवाइडेड इट कंटेन्स द राइट कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ओके.
अगर हमारे बाल बात कर पाते, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दे वुड से टू अस? ये तो बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि डोंट बॉदर अबाउट अस टू मच, आई वुड से. ओके, व्हिच इज द वियर्डेस्ट क्वेश्चन दैट एनी पेशेंट हैज आस्क्ड यू? हाँ, वियर्ड आई वुड से कि ट्रांसप्लांट में हम उन्हीं के बाल पीछे से लगाते हैं, तो वो बोलते हैं कि कुछ हमारे लगा देना, कुछ आप अपनी तरफ से लगा देना. दैट वाज द वियर्डेस्ट क्वेश्चन आई केम अक्रॉस. अच्छा, कभी किसी ने आपसे कहा है कि यार मेरा तो नाई भी नहीं पकड़ पाया कि मेरे बाल नकली थे? हाँ, ये बात तो बहुत कॉमन है. नकली तो नहीं बोलूंगी मैं, ट्रांसप्लांटेड थे ये बोल सकते हैं. ओके. कोई सेलिब्रिटी जिसने आपसे मना किया हो कि आप ट्रांसप्लांट तो कर दो लेकिन आप मेरा नाम मत लेना, सिर्फ हाँ या ना में बता दो क्योंकि नाम तो नहीं लेना. डेफिनेटली बहुत सारे हैं ऐसे तो. ओके. एवरीवन वांट्स टू मेंटेन देयर प्राइवेसी. ओके, अगर आपको 10 रुपए मिलते हर बार जब आपसे कोई पेशेंट आके कहता कि जो बाल आप लगाएंगे वो नेचुरल तो दिखेंगे ना, तो आज तक आपके पास कितने पैसे होते? ये तो बड़ा मुश्किल है आंसर करना. करोड़, 10 करोड़, 20 हाँ, करोड़ शायद. ओके. आपके पास ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं कि इस सेलिब्रिटी जैसा दिखना है या आपने इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया है, मेरा भी ऐसा कर दो, ऐसे लोग आते हैं? हाँ जी, बोनी कपूर जी का केस बहुत इंस्पायरिंग रहा. हाँ. बहुत लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोग 60s को क्रॉस कर चुके थे जो अपनी होप पूरी तरह छोड़ चुके थे, बट बिकॉज उन्होंने अपनी स्टोरी को इतना ओपनली शेयर किया तो काफी लोग इंस्पायर हुए हैं. उससे पहले अनूप जलोटा जी जब बिग बॉस में गए थे आफ्टर ट्रांसप्लांट, तब भी काफी लोगों को इंस्पिरेशन मिला था कि हाँ, हमारी एज पे भी ट्रांसप्लांट हो सकता है. ओके. क्या यूजेनिक्स में अगर कोई आए तो उसको कोई डिस्काउंट मिलेगा ये बताते हुए कि मैं इनका फैन हूँ, मैं आपको फॉलो करता हूँ, या ऐसा? व्हाट आर द कूपन कोड्स दैट आर अवेलेबल? डेफिनेटली वी कैन गो अहेड विद दैट. ओके. एक आखिरी सवाल है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ तो नहीं कहूँगी, लेकिन ज़्यादातर हम लोगों ने मेल हेयर फॉल, मेल बाल्डनेस और मेल ट्रांसप्लांट की बात की है, तो जितनी भी फीमेल्स होती हैं वो ट्रांसप्लांट करा नहीं रही हैं या बता नहीं रही हैं? देखिए, फीमेल्स में ना ट्रांसप्लांट की जरूरत ही नहीं आती, नौबत ही नहीं आती. अगर मेरे पास 100 फीमेल पेशेंट्स आ रहे हैं तो उनमें से सिर्फ 5% से कम को ट्रांसप्लांट की एक्चुअल जरूरत पड़ती है. तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को ओपनली शेयर किया है. जैसे हमारी एक एक सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे में, तो शी अलाउड अस टू शेयर हर पिक्चर्स. तो ऐसा नहीं है, पीपल आर वेरी ओपन अबाउट इट टू टॉक अबाउट इट. तो उन्होंने कंप्लीट हेयर लाइन लोअरिंग किया, उनका बचपन से माथा बहुत ऊपर था. तो शी हैज़ बीन ग्रेशियस इनफ टू शेयर हर स्टोरी एंड हर पिक्चर्स ऑल्सो एंड हर एक्सपीरियंस ऑल्सो विद अस एंड विद आवर पेशेंट्स. सो यू कैन सी हर डिटेल्स ऑन आवर वेबसाइट. ओके. एज एन एक्सपर्ट आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी को देखते हो, मे बी सम बॉलीवुड सेलिब्रिटी और समबडी हु इज इन द पब्लिक आई, और वो कहता है नहीं नहीं मेरा तो हेयर ग्रोथ एकदम नेचुरल है, आई यूज़ नेचुरल प्रोडक्ट्स दिस एंड दैट, एंड एज एन एक्सपर्ट आप देख के बोल रहे होते साफ पता चल रहा है कि तुमने हेयर लाइन अपनी नीचे कराई है या डेंसिटी बढ़वाई है? देखिए, अगर उन्होंने अच्छे से कहीं भी कराया तो सच में नहीं पता चलेगा, मुझे भी नहीं पता चलेगा स्क्रीन पे देख के कि उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया हुआ है. बट दीज डेज वी हैव गुड स्टाइलिस्ट. अगर कुछ पता भी चल रहा है तो देयर आर पीपल उसको अच्छे से कैमोफ्लेज करने वाले. तो ये ऐसा तो आई वुड से कि ऐसा नहीं है. Okay. Any message for the viewers that are watching you, maybe about hair transplant journey, motivating them कि अगर उनकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है और वो करवाना चाहें, or anything you would want to say to the viewers? I would just say कि don't worry about hair too much. We have solutions. Early stage में we have medicines to prevent it, and late stage में we have transplant, which is very very safe and accessible these days. So don't worry about hair too much. Okay, thank you so much. It was very insightful. अच्छा लगा. बहुत सारे हमारे common people के जो doubt हैं, जो हम लोग आलतू फालतू लोगों से पूछते रहते हैं, यार तुम Google करके बता दो, तुम कहीं पढ़ना तो बता दो. You have resolved so many of them. Thank you so much for your time and we really appreciate. अगर आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में लिखते जाना. हम ट्राई करेंगे कि हम इनकी टीम को भेजें वो सवाल और उनके जवाब भी आपको दे दें. इसके अलावा अगर आपका कोई भी हेयर कंसर्न हो, हेयर क्वेरी हो, आप कमेंट कर सकते हो, या तो इनके क्लिनिक आ सकते हो. गुरुग्राम में इनका क्लिनिक है. एड्रेस जैसे कि मैंने बताया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो कमेंट्स में लिखते जाना. इसको अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, कजन्स के साथ, कलीग्स के साथ, जिसको भी जानते हो उसको फॉरवर्ड कर देना. बहुत सारा प्यार देना. हाइप बाय निहारिका को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लेना. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.